चाहे वो गालियां देना हो, हाथ उठा देना हो, बच्चों के सामने इंसल्ट कर देना हो, इवन मेहमानों के सामने भी ये तक कह देना गाली देकर कि तू 2 कौड़ी की औरत है। इमोशनल सेंसिटिविटी क्या है और लोग प्रोन क्यों हो जाते हैं इस चीज़ के? जो इमोशनली सेंसिटिव लोग होते हैं, जिनके साथ किसी भी तरीके का इमोशनल अब्यूज हो जाता है, चाहे वो बुली की फॉर्म में हुआ हो या किसी भी फॉर्म में हुआ हो, तो वो लोग क्या होते हैं, वो बहुत ही सबमिसिव हो जाते हैं, पैसिव और एग्रेसिव हो जाते हैं। पता है सामने वाला एडवांटेज ले रहा है, लेकिन फिर भी बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम अंदर से बहुत कमजोर हैं। एक सेंटर पॉइंट नहीं होता। एक्सट्रीम जो आपने बोला कि या तो एग्रेसिव हो जाएंगे या रोने ही लग जाएंगे। बिल्कुल। दे डोंट हैव लॉजिक्स। एक्चुअली जिन लोगों को थेरेपी की जरूरत है, जो एक्चुअल में कुछ डिजीज है, डिसऑर्डर्स हैं, उनको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो कभी थेरेपिस्ट के पास नहीं आते, पर उनके विक्टिम्स जिनको उन्होंने परेशान किया वो जाके थेरेपिस्ट पे अपने सेशंस लेते हैं। सो इज इट ट्रू? क्योंकि ये लोग अपने लिए बहुत ज्यादा स्टैंड नहीं लेते हैं। ये क्या है, या तो रोएंगे या फिर थोड़ा सा कुछ कंप्लेन करेंगे, बट फॉरगिविंग भी बहुत होते हैं। और जो भी टॉक्सिक है, मैनिपुलेटिव पर्सन है, वो ढूंढता ही ऐसे लोगों को है जिससे उसका काम निकल जाए और उस पर कोई पलटवार भी ना हो। कुछ लोग होते हैं जो सरफेस लेवल पे बहुत अच्छे दिखते हैं, स्माइल करते रहते हैं, दे ऑलवेज हैव अ प्लास्टिक स्माइल, पर आपके पलटते ही, आपके जाते ही वो सिचुएशंस को घुमा फिरा के आपके खिलाफ बताने लग जाते हैं, एंड दे ट्राई टू बिकम दी विक्टिम ऑफ ऑल द सिचुएशन, और आपको विलन बना देते हैं। क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपके मुंह पे तारीफ करिए और फिर आपके लिए र्यूमर्स उन्होंने स्प्रेड किया है। जैसे मिरर के सामने अपनी आंखों में आंखें डालकर आप देख रहे हैं और कॉन्फिडेंटली अपने आप को सजेशन दे रहे हैं, अपने पोस्चर को मेंटेन कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस को चेंज कर रहे हैं, तो अपने यंगर सेल्फ को एक लेटर लिखिए और उसको वो सारा लव, रिस्पेक्ट, वो अटेंशन जो वो डिजर्व करता है यंगर सेल्फ, उसको दीजिए। अपनी मर्जी का पहनिए, अपनी मर्जी का खाइए, अपनी मर्जी की एक्टिविटीज कीजिए। आप यहाँ पर इस प्लेनेट पे किसी को प्लीज करने नहीं आए हैं। और मैम जैसे हम हैं तो हमें लगता है कि सब भी ऐसे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं तो झूठ नहीं बोलती, तो मुझे लगता है कोई भी झूठ क्यों बोलेगा। इमोशनल सेंसिटिव लोग फीलिंग्स को फैक्ट मान लेते हैं और वो ना बहुत ज्यादा अज्यूम करते हैं। आपकी जो सेंसिटिविटी है, इमोशनल वीकनेस जो आप बोल रहे हो, वो पावर है आपकी, अगर आप उसको इस तरीके से ट्रेन कर दो। आपकी किलर स्माइल और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कि दिस इज नॉट अबाउट मी, इट्स हिज ओपिनियन और हर ओपिनियन। अगर किसी के आसपास टॉक्सिक लोग हैं या मान लीजिए उनका स्पाउस टॉक्सिक है, एक रेडिकल एक्सेप्टेंस कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं। ये होता है एक हेल्थियर वे ऑफ थिंकिंग कि यानी कि मैं टॉक्सिक लोगों के साथ रहती हूँ, ये मेरी रियलिटी है और ये मेरे लिए बहुत पेनफुल है। आपने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया, मेरे लिए सपना था उस आदमी के सामने बोलना। उसकी लाइफ में इतनी सारी अचीवमेंट्स आ गई, पर उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि वो उस आदमी के सामने खड़ी हो पाई। वो यही बोल रही थी। सच अ सैड रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। Hi, welcome to the ULC, the Ultimate Lifestyle Change. I am Priyanka, the host and the producer of this podcast. आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनको अक्सर लोग इमोशनल फूल बोल देते हैं। Yes, we are talking about the emotionally sensitive people जो हमेशा दिल से डिसीजन लेते हैं, दिमाग से नहीं, और कुछ टाइम बाद वो पाते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो अगर वो लॉजिकली डिसीजन लेते तो शायद सिचुएशन बेहतर होती। आज उन सब बातों को हम समझेंगे कि क्यों इमोशनली सेंसिटिव लोग हमेशा दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं, और उनको चीज़ें इतनी जल्दी हर्ट क्यों हो जाती हैं। क्या वो इस पे काम कर सकते हैं? क्या वो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं? क्या वो भी लॉजिकली सोचकर अपनी लाइफ के डिसीजन को लेना शुरू कर दें ताकि उनकी लाइफ में आने वाले धोखे, दुख या फिर जो भी चीज़ उन्हें लगता है कि कुछ और हो सकती थी अगर उन्होंने दिमाग से डिसीजन लिया होता, इन सब पे हम बात करेंगे। और आपको आपकी जो इमोशनल सेंसिटिविटी है उसको वीकनेस ना समझ के कैसे आप इसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, इस पे बात होगी। और इमोशनल सेंसिटिव लोगों को समझने के लिए हमारे साथ बेहद खास गेस्ट हैं। वी हैव डॉक्टर कशिका जैन, एन अवार्ड विनिंग इंटरनेशनली रिनाउंड सेलिब्रिटी साइकोलॉजिस्ट। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स की बात करें तो एक बेहद लंबी लिस्ट है। जस्ट शेयरिंग अ फ्यू, नारायणी अवार्ड 2025 में इंडियाज़ बेस्ट साइकोलॉजिस्ट अवार्ड से नवाजी गई। इंडियाज़ बेस्ट डॉक्टर अवार्ड 2024, शक्ति अवार्ड 2024 एज द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, प्राइड ऑफ भारत अवार्ड 2023, गोल्डन ग्लोरी अवार्ड 2023, and she is an author of Dear Depression, Let's Break Up. So let's dive deep into the world of emotionally sensitive people. Let's make this sensitive part of us the strength, not the weakness. नमस्कार डॉक्टर कशिका जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल
स्पेशली इसलिए कि आप दिल्ली से मेरठ तक ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने आए। इट्स माय प्लेजर मैम, मैं बहुत एक्साइटेड बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज आप अपने चैनल पे इतनी सारी फ्री टिप्स देते हैं। बिकॉज आजकल लोग चाहते हैं कि लोग बिजनेस ज़्यादा हो गया है हर चीज़, पर आप अपने चैनल पे फ्री में इतना कंटेंट लोगों को दे रहे हो। और मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो से, आई एम टेलिंग यू, काफ़ी अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, काफ़ी सारे टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स को। आपकी छोटी छोटी टिप्स जो आप चैनल पे देते हो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिलती है। सो आई थॉट आपके साथ पॉडकास्ट करना इज़ लाइक मैनिफेस्टिंग माई ड्रीम एंड coming to you and talking to you about something very special today. सो नाइस ऑफ यू। और ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि वीडियोस ना सभी लोगों को इतना हेल्प करें। Yes. क्योंकि पर्पस तभी सॉल्व होता है। Right. वीडियोस बनाने का खास पर्पस ये है कि उन लोगों तक हेल्प पहुंच सके जो बिजीनेस की वजह से या सपोर्ट की कमी की वजह से डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते किसी भी थेरेपिस्ट को। Right. सो आपने भी फीडबैक दे दिया, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू। Our pleasure. So मैम, I'll start the show on the note कि मैंने कई सारे थेरेपिस्ट को बोलते हुए देखा है कि एक्चुअली जिन लोगों को थेरेपी की ज़रूरत है, जो एक्चुअल में कुछ डिजीज़ है, डिसऑर्डर्स हैं, उनको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो कभी थेरेपिस्ट के पास नहीं आते, पर उनके विक्टिम्स जिनको उन्होंने परेशान किया वो जाके थेरेपिस्ट पे अपने सेशंस लेते हैं। सो इज इट ट्रू? 100% ट्रू। जैसे मेरी एक क्लाइंट है, वो बहुत सीवियर डिप्रेशन में है। उनको बहुत एंग्जाइटी रहती है, इंसोम्निया की शिकार है। उनके हस्बैंड बहुत बड़े नार्सिसिस्ट हैं और वो एडमिट ही नहीं करते कि वो नार्सिसिस्ट हैं। वो एडमिट ही नहीं करते कि उनका बिहेवियर टॉक्सिक है। और वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट पूरा मेंटेन करके रखते हैं। चाहे वो गालियाँ देना हो, हाथ उठा देना हो, बच्चों के सामने इंसल्ट कर देना हो, इवन मेहमानों के सामने भी ये तक कह देना गाली देकर कि तू 2 कौड़ी की औरत है, अगर तुझे बाहर निकाल दे तो तुझको कोई बाजार में तो बिठा सकता है लेकिन कोई इज्जत नहीं बना सकता। इतने गंदे शब्द भी, अब वो गाली तो मैं अपने मुंह से नहीं देकर बता सकती। सोचिए एक फीमेल के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो अपने ही हस्बैंड से ऐसा सुन रही है। और हस्बैंड कह रहा है मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी क्या गलती है? तू काम ही ऐसा करती है, तू मुझे गुस्सा दिलाती है इसलिए मेरे मुंह से निकलता है ये सब कुछ, तेरी गलती है। तो वो लेडी डिप्रेशन में है, रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलती रहती है और बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहती है पूरा दिन। फ्रस्ट्रेशन या तो बच्चों पे निकलता है या फिर बिस्तर में रोती रहती है। मतलब उन्हीं के शब्दों में ये है कि मैं जिंदा लाश बनकर इसलिए जी रही हूँ कि ये दोनों मेरी जिंदगी में है। कभी कभी मन करता है कि तीनों अपनी कहानी खत्म कर ले, मतलब 2 बच्चे और वो खुद। और स्पेशली उन्होंने मुझे बोला कि जिस दिन आपने मुझे छोड़ दिया, आपने सपोर्ट हटा दिया, तो उस दिन शायद हम तीनों का आखिरी दिन होगा। You as a therapist, आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी उन्होंने मुझे। उन्होंने कहा कि उस आदमी के साथ मुझे मजबूरी में रहना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं है और वो आदमी इतना चार्मिंग है दूसरे लोगों के सामने। Exactly. ऐसे मैनिपुलेट करता है कि सबको लगता है कि मैं ज्यादा डिमांडिंग हूँ या मैं बहुत इमोशनली वीक हूँ और मैं बहुत अनस्टेबल हूँ, मैं उसको नहीं समझ पा रही हूँ। मैं गलतियां ही ऐसी करती हूँ, हरकतें ऐसी करती हूँ कि जिसकी वजह से मैं उसे ऑफ कर देती हूँ और उसको ऐसा बिहेवियर करना पड़ता है। This is one common character in all the बहुत कैरिस्मेटिक होते हैं ना, बहुत ज्यादा इतने कैरिस्मेटिक होते हैं और वेल बिहेव्ड होते हैं दूसरे लोगों के सामने। इट्स वेरी हार्ड टू स्पॉट अ नार्सिसिस्ट कि ये नार्सिसिस्ट होगा, ये घर में इतनी गंदी बात भी बोल देता होगा जो बाहर इतना चार्मिंग है। जी नमस्कार एंड ऑल। बिल्कुल एकदम हम्बल बन के, एकदम झुक कर। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि कोई रिलेटिव के सामने भी अगर कहे ना तो बोलते हैं इसको इमोशंस हैंडल नहीं करने आते, ये वीक है। वो तो सही अपनी जगह, ये वीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एग्जैक्टली। और आज का एपिसोड है ही उन लोगों के लिए जो इमोशनली वीक है मैम, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि खराब लोग कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, पर मैं कह रही हूँ कि क्यों ना हम उनको सोल्यूशन दे दें कि इमोशनली वीक लोग कैसे होते हैं और वो अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए। एंड यू आर द बेस्ट गेस्ट फॉर दिस। सो मैम, दिस स्पेशल एपिसोड इज ऑल अबाउट पीपल हु आर इमोशनली वीक, हु थिंक दे आर इमोशनल फूल, जो अपनी लाइफ में लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते, इमोशंस के ऊपर या फिर दूसरों का अच्छा भला करने के लिए काम करते रहते हैं और फिर खुद ही ड्रेन हो जाते हैं इस प्रोसेस में। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इमोशनल सेंसिटिविटी क्या है और लोग प्रोन क्यों हो जाते हैं इस चीज़ के? देखिए, सबसे पहले आपने एक टर्म यूज़ किया कि इमोशनली वीक। तो कोई भी इंसान ना वीक होता नहीं है, उसे बना दिया जाता है लेबल कर करके। जब हमें सोसाइटी से लेबल दिए जाते हैं कि तुम बहुत रिएक्टिव हो, इतना छोटी सी बात पे रोने की क्या जरूरत है, ऐसे बुरा मानने की क्या बात है, तुम बहुत इमोशनली वीक हो। जब कोई बार बार सुनेगा और ये लेबलिंग उससे अटैच हो जाएगी और वो मानने लगेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं इमोशनली वीक हूँ। ये कहने की बजाय कि तुम इमोशनली वीक हो, ये कहना था कि आप इमोशंस को ज़्यादा प्रोसेस करते हो,
और आपको इमोशंस को हैंडल करना सीखना है। हाँ, तो किसी पर लेबल नहीं लगता कभी भी कि वो इमोशनली वीक है। Right. बट ये टर्म क्योंकि बहुत ही कॉमनली यूज होती है कि कोई इमोशनली वीक है, हम्म, सो वहां पर क्या होता है कि वो लोग ना अपने आप को ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जिसके माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो ऐसा है, तो अब माइंड प्रूव कर देता है कि तुम सच में ही इमोशनली वीक हो। अच्छा, एंड दे बिकम सेंसिटिव टू बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं वो। अच्छा, और जो आपने सेंसिटिविटी के बारे में बोला कि वो उनके अंदर ना बहुत हाइटेंड अवेयरनेस रहती है। हाँ। छोटे छोटे से माइक्रो एक्सप्रेशंस भी आपके पकड़ते हैं, आपके हाँ, बोलने की हाँ, टोन, right. आपने कौन सा वर्ड किस टोन एक्सप्रेशन के हाँ, साथ हाँ, बोला है आपने, है ना, उनका खुद का मीनिंग डिकोड करने लग जाते हैं, और वो ना रिएक्टिव हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं रहते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं। तो उसको Right. कहते हैं एक हाई इमोशन सेंसिटिव जोन में रहना, जहाँ पर इंसान आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके वर्ड्स, टोनैलिटी, स्पीच, हर चीज के बारे में इतनी हाई अवेयरनेस में है कि वो माइनर से क्लूज भी पकड़ रहा है, जिसको इजीली नॉर्मल इंसान ओवरलुक कर जाता है। ओके, तो वो छोटे छोटे से क्लूज अगर कोई भी पकड़ेगा, मतलब हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अगर हम बैठेंगे, तो हमें बहुत फाइन लाइंस भी दिखाई देने लगेंगी जिनकी एक्चुअल में कोई नीड नहीं होती है। ओके, तो इमोशनल सेंसिटिव इंसान का ब्रेन इस तरीके से पिकी हो जाता है, ओके, और वो फिर छोटी छोटी बातों से हर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसने इस तरीके की कंडीशनिंग अपने अंदर कर ली है ओके। कि उसको इमोशंस ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ओह, सो यू सेइंग कि अगर वो इमोशनली सेंसिटिव इंसान ब्रॉडर पिक्चर देखने लग जाए, ना कि छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स को नोट करके खुद को हर्ट फील करता रहे बार बार, सो दे शुड लुक एट द बिगर पिक्चर। बिल्कुल, इसके लिए हमें थोड़ा सा ना डिटेल में समझना होगा। Okay. एक पर्सन आज आपको जैसा दिखाई दे रहा है, वो आज जैसा है, उसकी सारी की सारी उसके रूट्स ना उसके चाइल्डहुड में है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल थे, ओके, उसको अगर कोई भी कंप्लेन हुई, किसी से भी कोई भी चैलेंज आया, तो उसके पेरेंट्स ने बैठकर उससे बात करी, ओके, और वो इशू को रिजॉल्व किया, और साथ के साथ उसको कुछ लर्निंग दी, उसको हैंडल करना सिखाया, और उसको बताया कि इमोशंस को प्रोसेस करना नॉर्मल है। जिस तरह से हम हंस सकते हैं, हम रो भी सकते हैं। ओके, कभी हम किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, तो कभी कभी हमारे अंदर एक जेलिसी भी पकड़ती है कि बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, राइट, और दोनों ही तरीके के सिर्फ इमोशंस हैं। Right. बस आपको अपने इमोशंस को फ्लिप करना आना चाहिए। Okay. अगर आप जेलेसी फील कर रहे हो, तो जेलेसी ना फील करके उस पर्सन से सीखो, क्या सीख सकते हो, और इंस्पायर हो। कैसे रोते हुए को हंसाना, ये एक आर्ट होती है। अगर एक पेरेंट इमोशनली अवेलेबल थे, तो उन्होंने बच्चे को एक सिक्योर बॉन्डिंग दी, उसका अटैचमेंट स्टाइल जो बना एक सिक्योर बना। वहीं दूसरी तरफ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे के लिए कभी अवेलेबल थे और कभी बिल्कुल अनअवेलेबल थे। मतलब बच्चा एक अनसर्टेनिटी में जिया कि मेरे को कोई चैलेंज आएगा, तो कभी पेरेंट्स समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे, तो वो एंग्शियस रहेगा, उसकी इनटॉलरेंस हो जाएगी अनसर्टेनिटी, उसको फियर ऑफ अबेंडनमेंट, कि कभी तो मेरे पेरेंट्स नॉर्मली हाँ हाँ करेंगे, और कभी मुझे एकदम से डांट देंगे, या मेरे को एकदम से डिसोन कर देंगे। तो उसका जो अटैचमेंट स्टाइल हो जाएगा वो एंग्शियस हो जाएगा। ओके, और वहीं पर ना कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अब्यूसिव हो जाते हैं, ओके, मारते हैं बच्चों को, ट्रॉमा हो जाता है, किसी बच्चे के साथ कुछ बुली हो गया या किसी भी तरीके का, तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, उसे पता ही नहीं इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि कई बार उसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल सप्रेशन होगा। तो ये जो अटैचमेंट स्टाइल होगा वो डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल होगा। एक होगा अवॉइडेंट, यानी कि कंप्लीटली अनअवेलेबल थे, बिल्कुल भी नहीं थे वो अवेलेबल, और बच्चा अकेले ही इमोशंस को प्रोसेस कर रहा था, तो उसको पता ही नहीं है कि कैसे हैंडल करना है, उसकी जो भी जनरल कंडीशनिंग होती गई। अब यही बच्चा जब बड़ा होगा, तो उसकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग, जो उसकी फाउंडेशन में इमोशंस को प्रोसेस उसने जिस तरीके से करना सीखा है, जिस तरीके से उसको सपोर्ट मिला है या नहीं मिला है, या उसको डांट पड़ी है उस पर, वो डिसाइड करेगा कि वो अपनी अडल्ट एज में कैसे इमोशंस को प्रोसेस करता है, उसकी रिलेशनशिप्स कैसे होंगी, कैसे वो सेल्फ मैनेजमेंट और कैसे वो दूसरे के साथ एक बॉन्ड मेंटेन करके रखता है। तो कोई भी आज जिसको हम कह देते हैं ऐसे आसानी से कि इमोशनली वीक है, या बहुत हाईली सेंसिटिव पर्सन है, ये छोटी छोटी बातों पर ऑफेंडेड फील करता है, या छोटी छोटी बातों को पिन पॉइंट करता है, बहुत ओवरथिंक करता है, या लड़ने लग जाता है, रोता है, मतलब अपनी अटेंशन, सबकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए थोड़े टैंट्रम्स भी दिखाता है। ये आज जो हमें दिख रहा है, जो प्रोडक्ट तैयार दिख रहा है, इसकी मटेरियल में कुछ गड़बड़ी है। अच्छा, तो आपको अगर उसे आज ठीक करना है, तो उसके अंदर की इनसिक्योरिटीज, फियर्स, पास्ट ट्रॉमास जो हैं, उसके अंदर के जो सारे इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व करना होगा, और उसे कॉन्फिडेंस देना होगा कि तुम बस इमोशंस को ज्यादा प्रोसेस करते हो, पर तुम वीक नहीं हो, राइट, तुम अपनी जगह सही हो, पर अगर दूसरे लोगों के साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना है, तो उनको स्पेस देना होगा। ओके, तब रूट लेवल पर काम होने पर
तब हम इस पर्सन की रियल में हेल्प कर सकते हैं। Right. So, okay. So these sensitive people have a lot in the childhood, maybe in their teenage, जिसकी वजह से एक external validation की आदत पड़ जाती है कि सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है, इस तरीके से ये लोग परसीव करते हैं और सेंसिटिव होते चले जाते हैं, राइट। मैम एक चीज़ और है कि जो लोग सेंसिटिव होते हैं या इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, ये टॉक्सिक लोगों के फेवरेट होते हैं, नार्सिसिस्ट के फेवरेट होते हैं, और यूजुअली ऐसे लोग रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। एक इंसान जो सेंसिटिव है, भोला है, इमोशनल डिसीजंस लेता है, और दूसरा जो चालाक है, मैनिपुलेटिव है, लॉजिकल डिसीजन लेता है। सो इज इट राइट कि नार्सिसिस्ट लुक फॉर दीज पीपल, इमोशनली सेंसिटिव पीपल? देखिए, नार्सिसिस्ट हो या कोई भी टॉक्सिक मैनिपुलेटिव, हम हाँ, उससे कुछ भी कहें, हाँ, तो उसके लिए बहुत इजी टारगेट होता है इस तरीके के इमोशनल सेंसिटिव लोग, क्योंकि ये लोग अपने लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड नहीं लेते हैं। हाँ, ये क्या है, या तो रोएंगे या हाँ, फिर थोड़ा सा कुछ कंप्लेन करेंगे, बट फॉरगिविंग भी बहुत होते हैं, हाँ, माफ कर देते बहुत हैं जल्दी भूल जाते और बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और हाँ, फिर ना रिपीटेड चांस दे देते हैं सामने वाले को right. कि आप मुझे ना फिर से मैनिपुलेट कर लो, आप मुझे कोई भी स्टोरी सुना दो और मैं ना उससे कन्विंस हो जाऊंगा, और आपके पास फिर से एक लाइसेंस आ गया है कि आप नेक्स्ट टाइम फिर से मेरे साथ यूज करना है किसी भी वे में, या मेरे से कोई काम निकलवाना है, जो भी आप कहें वो right. कर लो आप। तो वो इजी टारगेट होते हैं, और जो भी टॉक्सिक है, मैनिपुलेटिव पर्सन है, वो ढूंढता ही ऐसे लोगों को है जिससे उसका काम निकल जाए और उस पर कोई पलटवार भी ना हो। वो पहले से ही साइंस देख लेते हैं कि कोई पर्सन मेरे लिए कितना अवेलेबल है, Okay. वो मेरी सुन रहा है, और जब उसकी बोलने की बात आती है, अगर मैं उसकी बात काट भी दूं तो वो इट्स ओके कहकर, अच्छा, या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नाराजगी जाहिर करके, लेकिन फिर जैसे ही मैंने पुचकारा तो वो फिर से मेरे पास आ गया, तो वो ना समझ जाते हैं कि इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है और इससे अपना काम निकलवाया जा सकता है, या इसको मैं कैसे भी हैंडल कर लूं। क्योंकि जो Okay. बहुत इमोशनल सेंसिटिव लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, इनसिक्योर होते हैं, और वो ना पीपल प्लीजिंग में भी लग जाते हैं, और उनको थोड़ा सा भी इमोशनल सप्लाई मिल जाती है तो वो सामने वाला पर्सन उनके लिए एक ऐसी फिगर हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन देयर लाइफ। तो उससे क्या होता है कि वो पर्सन ना उसकी तारीफ करके रखेगा ताकि वो पर्सन उसके लिए अवेलेबल रहे। वो बोलेगा तुम बहुत केयरिंग हो, है ना, तुम तो मुझे कितने अच्छी तरीके से सुनते हो, तुम ही तो मुझे समझते हो। और जब वो इमोशनल पर्सन डिमांड करेगा तो उसको गिल्ट ट्रिप पर ले जाएगा मैनिपुलेटिव आदमी कि तुम भी मुझे नहीं समझ रही हो। अगर वो बोलेगा कि ना मैं तुम्हारे लिए इतना अवेलेबल रहती हूँ लेकिन तुम मेरे लिए अवेलेबल नहीं हो, तो वो यही बोलेगा पलट कर कि अब तुम भी मुझे नहीं समझ रही हो, देखो मैं कितना बिजी रहता हूँ, है ना, मैं तुम्हारे पास सुकून के लिए आता हूँ, अब तुमने भी कंप्लेंट्स चालू कर दी हैं, मेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो कोई भी नहीं है। तो वो गिल्ट ट्रिप पर लेकर जाएगा उस पर्सन को, क्योंकि उसे पता ही है इसका वीक साइड है, और ये एकदम से खुश हो जाएगा, वो आराम से खुश हो जाएगा। दो चार बातें ऐसी बोलनी है और वो इमोशनल जो सेंसिटिव पर्सन है उसको लगेगा कि अरे वाह, मेरे को तो बहुत अच्छा माना जा रहा है, मेरे को तो इस तरीके से बताया जा रहा है, राइट। तो यहाँ ये प्रॉब्लम होती है। मैम थोड़ा सा इस पे भी बात करेंगे कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं, एक तो काफ़ी क्लियर टॉक्सिक होते हैं, जैसे आपने बताया कि एक क्लाइंट के हस्बैंड है जो गाली भी दे देते हैं और बहुत बदतमीजी करते हैं उसके साथ, बट कुछ लोग होते हैं जो सरफेस लेवल पे बहुत अच्छे दिखते हैं, स्माइल करते रहते हैं, दे ऑलवेज हैव अ प्लास्टिक स्माइल, पर आपके पलटते ही, आपके जाते ही वो सिचुएशंस को घुमा फिरा के आपके खिलाफ बताने लग जाते हैं, एंड दे ट्राई टू बिकम दी विक्टिम ऑफ ऑल द सिचुएशन, और आपको विलन बना देते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ना जो स्वीट दिखते हैं पर बहुत खतरनाक है, तो ऐसे लोगों को कैसे डील किया जाए फॉर पीपल हु आर इमोशनली सेंसिटिव? देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरीके से आपके मुंह पर कुछ और बात करते हैं और पीछे आप ही के बारे में कुछ और डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। अब ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ी बात है पहले तो, क्योंकि अगर आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये आपके लिए बहुत डेंजरस साबित होते हैं। तो अब आप इमोशनल बहुत सेंसिटिव हो या आप इमोशंस को इतना प्रोसेस नहीं भी करते हो, ये सबके लिए खतरा होता है। क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपके मुंह पे तारीफ करेंगे और फिर आपके लिए र्यूमर्स इन्होंने स्प्रेड किया है। तो जैसे ही आपको इस तरीके का कोई भी एक रिलायबल सोर्स से पता चले कि ये पर्सन डबल गेम खेल रहा है आपके साथ, तो आपको उस पर अटेंशन जरूर पे करनी चाहिए, लेकिन रिएक्टिव नहीं होना है, रिस्पॉन्स देना है। पहले उस सिचुएशन को समझो कि जिसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, क्या वो एक ऑथेंटिक सोर्स से इन्फॉर्मेशन दी है, वो रिलायबल पर्सन है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला जो आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है वो भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो जब आप कंफर्म कर लो कि हाँ ये पर्सन ऐसा ही है और उसने वो बात ऐसे ही मजाक में नहीं बोली थी, वो सीरियसली बोल रहा था इस तरीके की बात, और वो आपके खिलाफ ही कुछ प्लॉटिंग कर रहा है,
देन आप उस पर्सन से इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करो। अब ये Okay. जो हाईली सेंसिटिव है उसके लिए बहुत मुश्किल है हाँ. इस बात पर यकीन करना हाँ. कि वो पर्सन इतना मैनिपुलेटिव है। हाँ, वो कहेगा नहीं 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 हाँ, ऐसा नहीं हो हाँ, सकता, तुम्हें हाँ, कोई गलतफहमी हुई है, right. वो पर्सन तो मेरे साथ इतना अच्छा है, वो तो मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करता है। हम्म, वो पर्सन डिनायल में रहेगा और डिनायल में रहने की वजह से ही वो अपनी प्रॉब्लम बढ़ा लेगा। तो आप कितने भी इमोशंस को प्रोसेस करते हो, सबसे पहले आप इस चीज को एक डाउट दीजिए कि ऐसा हो सकता है, लेट मी वेरीफाई। राइट। मैं यहाँ रिएक्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, रिस्पॉन्स करें। रिएक्शन और रिस्पॉन्स हाँ, में अंतर होता है। हाँ. रिएक्शन हमेशा आपके इमोशनल ब्रेन से आता है और आपका जो रिस्पॉन्स आता है वो हमेशा आपके लॉजिकल ब्रेन से आता है, जहाँ पर आप पॉज लेते हो, रिफ्लेक्ट करते हो एंड देन यू से योर पॉइंट। तो वहाँ पर हमें कोई भी पर्सन कितने भी इमोशंस को फील करता हो, उसको ये समझना है कि अगर कोई बात आई है तो बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता है, आग लगती ही नहीं है। तो कोई बात आई है तो मुझे इसे एक थॉट देना है, कुछ तो होगा। यस कुछ तो होगा, इतना तो डाउट का नेचर हम में होना ही चाहिए। तो फिर हमें पता करना है। अब हमारी खुद की इनसिक्योरिटी है क्योंकि हम उस पर्सन को खोना नहीं चाहते हैं, या तो हमारे पास लिमिटेड लोग हैं जिन्होंने कभी हमें अच्छा फील कराया है, क्योंकि हम अपने बारे में उतना ज्यादा अच्छा सोचते नहीं है, हमारी सेल्फ एस्टीम उतनी अच्छी नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, तो हम ना अपने वो छोटे से ग्रुप को खोना नहीं चाहते। अच्छा, तो आप डिनायल में चले जाते हो? नहीं, ऐसा तो एक डिनायल में चले जाते हैं हम, और वो डिनायल ही आपके पेन को वर्स कर देता है, क्योंकि इतने में ना सामने वाले को समझ में आ जाता है कि इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, ये कुछ नहीं करने वाला है। तो वहां पर वो पर्सन ना आपको पूरा मान लेता है कि ये तो मेरा टारगेट है और इसको मैं अपने हिसाब से चला सकता हूँ। तो अगर आपको धीरे धीरे अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए एक बार वेरीफाई करना होगा, और वेरीफाई करने के बाद आप सेल्फ रिस्पेक्ट को और अपने साथ सेल्फ कंपैशन को प्रैक्टिस करना होगा। और इसका जो रूट कॉज ये है कि आपकी खुद की जो सेल्फ वर्थ आपकी नज़रों में कम है, जो सेल्फ स्टीम आपकी लो है, उसको बढ़ाइए आप, क्योंकि सेल्फ वर्थ होती है जो हम दूसरों की नज़रों में अपनी कंसीडर करते हैं, लेकिन वो भी ना हम अपने ही लेंस से देखते हैं कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है या ऐसा मानता है, राइट। तो हमें अपनी सेल्फ स्टीम को अच्छा करना है, तभी हम सेल्फ रिस्पेक्ट को बाउंड्री बनाकर अपने आप को डिस्टेंट कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ। हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, हम ना सबसे ज्यादा बदतमीजी से अपने आप से ही बात करते हैं और हम ही इस प्लेनेट पे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। हम अपने लिए कई बार इतना क्रिटिकल हो जाते हैं, अपनी शक्ल अकल, अपने हालातों में, परिवार में, पैसे में, हर चीज में हम कमी निकालते हैं। तो जितना हम सेल्फ क्रिटिकल होते हैं उतना हम सेल्फ हेटर होते चले जाते हैं और हमारी सेल्फ स्टीम बहुत लो होती है। कुछ तो कसर हमारे बचपन में ही आसपास के एनवायरनमेंट ने पूरी कर दी होती है। मैं दूसरों का एग्जाम्पल क्यों दूं, मैं खुद का एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज्यादा स्लिम थी, स्किनी जिसको कहते हैं, और स्किनी थी तो मेरा कॉम्प्लेक्शन भी उतना फेयर नहीं लगता था, नॉर्मल ब्रिटिश जैसे हम इंडियन का होता है वैसे लगता था। तो मेरे को कोई कहता था हैंगर है, कोई कहता था ये डंडी है, इवन कोई कहता था चिमड़ी सी है, ऐसे बोलते थे। मैंने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के, मम्मी पापा के अलावा किसी भी खास रिलेटिव के मुंह से भी कभी ये नहीं सुना कि ये लड़की अच्छी दिखती है या जिंदगी में कुछ कर पाएगी। ये तो सुना ये बेवकूफ है, इसके बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। तो ऐसी कंडीशनिंग के साथ, क्योंकि जो आपके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, आपके पेरेंट फिगर जैसे ही हैं, उनके मुंह से भी अगर आप ऐसा सुन रहे हो तो एक सेल्फ स्टीम बच्चे की धज्जियां उड़ जाती हैं बुरी तरीके से। तो मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट थी, मैं बहुत ही ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित थी, और मेरे को एंजाइटी का जो मेन सिम्टम रहता था वो था मेरे पेट में दर्द। मैं हफ्ते में 2 से 3 बार जाती थी पेट के दर्द को दिखाने के लिए। कोई कहता था नाप उतर गई है, कोई कहता था इसके पेट में कीड़े हैं, कोई कुछ कहता था, ठीक है। जो जिसके मुंह में आता था वो बोल देता था, सोल्यूशन भी वैसे ही बताता था, बट थी वो मेरी एंजाइटी। लेकिन जब मैं छोटी थी तब एंजाइटी का पता नहीं था लोगों को कि एंजाइटी क्या होती है, मुझे तो क्या ही पता होगा, औरों को भी नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने बहुत सफर किया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मेरी किस्मत अच्छी निकली कि मेरी टीचर मिल गई, और वो बुद्ध की फॉलोअर थी। उन्होंने मुझे जब ऑब्जर्व किया कि ये लड़की गुमसुम सी रहती है, वैसे ठीक है लेकिन कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। अब देखो मेरी किस्मत अच्छी निकली कि उनकी ना 2 बेटे थे और उनको बेटी की बहुत चाहत थी,
तो वो मुझे स्कूल के बाद अपने घर ले जाती थी। अच्छा। और वहां पर वो मुझे ना, जो बुद्ध की टीचिंग्स होती हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, उन्होंने मुझे वो पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने मुझे बताया कि कशिका, जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो सच होता है, जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं वो उनका झूठ होता है। तो इतनी सी बात मेरे दिमाग में उन्होंने रिपीटेशन से बैठा दी। और उस दिन से मैंने अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दिया और मेरे दिमाग में बात सेट हो गई कि अगर मेरा कोई रिलेटिव बिल्कुल क्लोज भी ये कह रहा है कि ऐसी है वैसी है, कुछ नहीं कर पाएगी, ये झूठ बोल रहा है, उसका झूठ है, ये उसका झूठ है, ऐसे करके ना। तो यही चीज ना सच है। मुझे नहीं पता था कि ये साइकोलॉजिकल हार्डकोर प्रिंसिपल है कोई, और शायद उनको भी नहीं पता था क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ाती थी, ठीक है, तो उनको भी नहीं पता था ये बात। तो उन्होंने मुझे इस तरीके से एक जीवन दिया, एक जन्म मेरी माँ ने दिया और एक जन्म मेरे को उन्होंने दे दिया। तो वो बात बिल्कुल सच है। तो सबसे पहले जो आप बोल रहे हैं ना कि सेल्फ स्टीम कैसे बढ़ाई जाए, तो पहले अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करो, अपने आप को अच्छा बोलना शुरू करो, अपने आप को अच्छा मानना शुरू करो, क्योंकि जिस चीज को हम मानते हैं हमारा दिमाग उसे सच्चाई में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने मानना शुरू करा कि मैं सुंदर दिखती हूँ, मैंने मानना शुरू करा कि मैं काबिल हूँ, मैंने मानना शुरू करा कि मैं 4 लोगों के सामने क्या 40 लोगों के सामने भी बोल सकती हूँ। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो लड़की 6-7 क्लास तक जबान नहीं खोलती थी, वो 12th क्लास में हेड गर्ल बन गई अपने स्कूल की। और सिलेक्शन भी कैसे हुआ कि आपको ना पूरा ग्राउंड में जो प्रेयर वाला टाइम होता है उसमें आपको स्पीच देनी थी, उसके बेसिस पर सिलेक्शन था। ये नहीं है कि सिर्फ एक सिंपल कुछ वोट की किसी को पसंद है तो आपको वोट कर देना है, उसमें प्रॉपर फेयर एक सिलेक्शन था। तो उस से आप सोचो ना कि मेरे स्कूल में उस टाइम पर 800 बच्चे पढ़ते थे, तो 800 बच्चों के सामने बोलना और टीचर्स प्रिंसिपल के सामने बोलना, एक अंडर कॉन्फिडेंट जो है ना लड़की, जो बिल्कुल दुबकी पड़ी रहती थी किसी कोने में, उसका बोलना। तो मैंने अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू किया। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड बनिए, जितना अच्छा आप बोल सकते हैं। शुरुआत में ये आपके माइंड के लिए आर्टिफिशियल लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ झूठ सा बोल रहे हैं अपने आप से, बट 100 बार बोला हुआ झूठ सच बन जाता है। ये कहावत भी आपने सुनी होगी कि 100 बार बोला हुआ झूठ सच बन जाता है। तो शुरू में आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट जब आप रिपीटेडली अपने आप को बोलोगे तो वो एक्सेप्ट करने लगेगा। इसको कहते हैं कॉग्निटिव ड्रिलिंग। ड्रिल करते हैं ना हम लोग, अंदर ड्रिल करते रहते हैं और अंदर जाता रहता है वो पूरा। तो जब रिपीटेशन करते हैं आप तो वो ड्रिलिंग हो जाती है और वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। और साथ के साथ विजुअलाइजेशन। तो आज तो बहुत टेक्निक से, जैसे मिरर के सामने अपनी आंखों में आंखें डालकर आप देख रहे हैं और कॉन्फिडेंटली अपने आप को सजेशन दे रहे हैं, अपने पोस्चर को मेंटेन कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस को चेंज कर रहे हैं। तो अंदर VA के विजुअल्स, ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक। विजुअल्स यानी कि आप तस्वीरें बनाइए, ऑडियो मतलब वो आप अपने इंटरनल डायलॉग्स डालिए, एंड काइनेस्थेटिक हम फीलिंग्स को कहते हैं। तो वो फील कीजिए एज इफ, एक टेक्निक होती है एज इफ। मानो कि तुम ऐसे हो, मानो तो तुम स्ट्रांग हो। अगर कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने आया है तो तुम एकदम अवेयर हो जाते हो, तुम उसकी स्पीच, उसके वर्ड्स, उसके एक्सप्रेशंस में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है पकड़ लेते हो। मानो कि तुम ऐसे हो। तो अगर आपने किसी चीज को मान लिया तो आपके लिए सच है। एक बात बताइए, आपने जाकर देखा भगवान को? मैंने जाकर देखा नहीं। हम मानते हैं ना, तो हम मानते हैं तो इसलिए हमारे लिए है, ठीक है। इसलिए हम भगवान से डरते भी हैं और भगवान की पूजा भी करते हैं और भगवान भरोसे अपने बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं और हो भी जाते हैं। तो जो आप मानते हो वो आपके लिए सच्चाई बन जाती है, क्योंकि आपका दिमाग आपके मानने पर, आपके बिलीफ पर ही चलता है। आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग आपके बिहेवियर होते हैं। और बिलीफ कैसे बनते हैं? रिपीटेड एक्सपीरियंसेस से, या आसपास से जो रिपीटेड आप बहुत ही सिग्निफिकेंट रेफरेंसेस उठा रहे हो, उसके बेसिस पर बनते हैं। और फिर उसके बेसिस पर आप अपना व्यू देना शुरू करते हो, अपनी इंटरप्रिटेशंस निकालनी शुरू करते हो। तो वो सब आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हैं। और जैसा आपका बिलीफ, अगर आपने बोला कि आई एम गुड फॉर नथिंग, सो आपका ब्रेन प्रूव कर देगा यू आर गुड फॉर नथिंग। अगर आपने बोला कि आई एम वैल्यूएबल, आपका ब्रेन प्रूव कर देगा ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन, तुम तो बहुत ही वैल्यूएबल हो। और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट थी। मैंने पूरा स्टोरी जोश टॉक पर भी शेयर किया है इसको। और उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन आज देखिए आप, 42 कंट्रीज के क्लाइंट्स हमारे हैं, ठीक है। हमारे पास 2-2 साल की वेटिंग अपॉइंटमेंट्स की है। सेलिब्रिटी क्लाइंट से लेके बड़े बड़े बिजनेस टाइकून सब कुछ है। तो जो लड़की 1000 बार से ऊपर ये सुना था ये लड़की जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, जिसकी सेल्फ एस्टीम थी नहीं, धजिया उड़ी में थी, वो आज इतना कॉन्फिडेंट है कि आप किसी के भी सामने कुछ भी बात करा लीजिए, स्पॉन्टेनियस कितना भी बुलवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एकदम क्लियर, सॉर्टेड, कॉन्फिडेंट है। कैसे शुरुआत हुई? जब मैंने अपने बारे में अपनी राय चेंज की। तो सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है, सबसे पहले मानो कि तुम एक प्रोमिनेंट पर्सन हो और अपने आप को
तहजीब से, इज्जत से पेश आओ। जैसे आप एक प्रोमिनेंट पर्सन, अगर आप मोदी जी के सामने जाकर बैठने का चांस मिला, आप कैसे इज्जत से बात करेंगे ना उनसे, अदब कायदे से, शब्दों का चयन भी आपका बड़ा कमाल का होगा, आपके बोलने की तहजीब, कायदा, ट्रीट करने का सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप वो प्रोमिनेंट पर्सन हैं, आप अपने आप को ऐसे ट्रीट तो करना शुरू करिए। इससे आप ईगोस्टिक नहीं बनेंगे, इससे आप नार्सिसिस्ट नहीं बनेंगे, इससे आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनेंगे, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। इसमें मिरर टेक्निक काम करती है, इसमें एज इफ टेक्निक काम करती है, इसमें विजुअलाइजेशन बहुत काम करता है। ओके मैम, ये तो बहुत कमाल की टेक्निक है, कॉग्निटिव ड्रिलिंग एंड देन एज इफ। और भी कुछ तरीका है जिससे हम अपनी सेल्फ एस्टीम पे या सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ना आप अपने यंगर सेल्फ को एक लेटर लिखिए कि आपने उसको बहुत सताया है, दूसरों ने जो आपको सताया है सो सताया, लेकिन आपने उस पेन को कैरी किया और उस पेन को आपने हरदम इंक्रीज किया अपनी क्रिटिकल वॉइस से। तो अपने यंगर सेल्फ को एक लेटर लिखिए और उसको वो सारा लव, रिस्पेक्ट, वो अटेंशन जो वो डिजर्व करता है यंगर सेल्फ, उसको दीजिए। तो जितना आप उसको एक मदरली लव दे सकते हैं, उसको वो लेकर आप ना एक पूरा लेटर लिखें और उस लेटर को ना आप अपने पिलो के नीचे रखें और रात को सोने से पहले उस लेटर को पढ़ें। तो इससे ना आपका जो इनर चाइल्ड है वो हील होता है, क्योंकि आपने उसमें सारी पॉजिटिव बातें लिखी हैं। क्योंकि आपका इनर चाइल्ड ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही मान जाएगा, वो रूठा हुआ बच्चा है, वो मानने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसे रोज उस लेटर को पढ़कर आप उसे मनाइए, उसे ढेर सारा प्यार दीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने आपका वो यंगर वर्जन है जिसको लोगों ने भी कुछ कुछ नेगेटिव बोला और आप भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और आपने भी उन्हीं नेगेटिव क्रिटिकल वॉइस को रीइंफोर्स किया। तो आप उससे डेली अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होंगे और अपने इमोशंस को रिलीज करेंगे। तो धीरे धीरे आपके अंदर से जो इमोशंस की लेयर है वो क्लियर होना स्टार्ट होंगी और फिर आपके अंदर वो सूदिंग फीलिंग्स आने लगेंगी। आप अपने इनर चाइल्ड से डीपली कनेक्ट हो जाएंगे और फिर उससे प्यार देते हुए, दुलार देते हुए, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से बोलते हुए, सेल्फ हग करते हुए कि अब आप आपके साथ हैं। और आप ना उस लेटर को फिर से रख दीजिए अपने तकिए के नीचे। फिर सुबह आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हुए। आपको बहुत सारे लोगों को 1 वीक ही लगता है और वो अपने इनर सेल्फ के अंदर से जितने भी इमोशनल लेयर्स होती हैं उसे क्लीन कर देते हैं, सारे सप्रेशन को रिलीज कर देते हैं। लोग लिटरली रोते हैं आंसुओं से। और फिर उसके बाद वो अपने इनर सेल्फ के साथ इतना डीपली कनेक्ट हो जाते हैं, एक बॉन्ड हो जाता है। तो वो जो इनर सेल्फ रिजेक्ट कर रहा होता है ना, क्योंकि वो किस बेस पे रिजेक्ट कर रहा होता है, उसके पास जो फाउंडेशन में भरे हुए हैं कि तुम बेकार हो, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम तो बहुत ही वीक हो, तुम तो बर्डन हो, इमोशनल बर्डन हो, तुम तो तुम्हारे को कौन ही हैंडल करेगा, तुमको हैंडल करने वाला पागल हो जाएगा। आपने ये सब बहुत सारी चीजें सुन रखी है। तो वही वॉइस ना अंदर से रिजेक्ट करती है कि अगर हम ये बोलेंगे कि मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, तो बोलेगा नहीं, मैं बर्डन हूँ, इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं मेरे से तो इमोशंस हैंडल करने आते ही नहीं है, मैं तो बहुत वीक हूँ। तो ये जो वॉइस है ना, पहले इससे कनेक्ट हो और अपने इनर चाइल्ड को बताओ कि ये जबरदस्ती की भरी हुई फिजूल की वॉइस थी और आप उस टाइम पर छोटे थे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं जानते थे। तो आपका इनर चाइल्ड ना एकदम से प्रोटेक्टेड फील करने लगेगा, सेफ फील करने लगेगा। उसने जो डिफेंस अंदर भर रखा है वो सब रिलीज हो जाएगा। और जब आप अपने सेल्फ से कनेक्ट हो जाएंगे और क्योंकि लगातार आप अपने आप को एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, प्रोमिनेंट पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपनी मर्जी का पहनिए, अपनी मर्जी का खाइए, अपनी मर्जी की एक्टिविटीज कीजिए। आप यहाँ पर इस प्लेनेट पे किसी को प्लीज करने नहीं आए हैं कि आप दूसरों की मर्जी का पहनने, बोलने, खाने। इतनी सभ्यता, तमीज हर इंसान में होती है कि उसको क्या सूट कर रहा है पहनने में, उसको खाने में क्या पसंद है। किसी और को आप जो है ना अपना टीचर मत बनने दीजिए, कि गाइड मत बनने दीजिए कि वो आपको हर वक्त चला रहा है। जब आप ये छोटे छोटे डिसीजन लेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी सेल्फ इमेज बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो फिर जो लोग आपको इजी टारगेट समझते हैं, उनकी हिम्मत अपने आप ही कम होने लग जाएगी, क्योंकि आपके मुंह में जुबान आ जाएगी ना कहने की। आपके अंदर विजडम डेवलप हो जाएगा अपने डिसीजंस खुद लेने का। और आप तभी किसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ अपना कॉम्प्रोमाइज करेंगे जहां विन विन सिचुएशन होगी, ना कि ये कि आप पैसिव मोड में जाएंगे। जो इमोशनली सेंसिटिव लोग होते हैं, जिनके साथ किसी भी तरीके का इमोशनल अब्यूज हो जाता है, चाहे वो बुली की फॉर्म में हुआ हो या किसी भी फॉर्म में हुआ हो, तो वो लोग क्या होते हैं, वो बहुत ही सबमिसिव हो जाते हैं, पैसिव और एग्रेसिव हो जाते हैं। जो बीच का है असर्टिव सेल्फ, जहां पर एक विन विन सिचुएशन की बात करते हैं हम, कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूं तब तक जब तक कि मेरे को डिस्कम्फर्ट नहीं आ रहा है।
ओके, मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, रिस्पेक्ट मुझे भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि Right. मैं सिर्फ रिस्पेक्ट देने के लिए देने के लिए हूँ, नहीं। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई काम पड़ेगा तो मैं हर बार ना सुनने के लिए हाँ, तैयार हूँ, नहीं। तो इसको कहते हैं असर्टिव होना, विन विन सिचुएशन Right, होना, right. जहां पर आप खुद की भी रिस्पेक्ट मेंटेन हाँ। करें, सामने वाले को भी एम्पैथाइज कर रहे हैं। लेकिन एक होता है बिल्कुल आप ना सबमिसिव हो गए हैं, पैसिव हो गए हैं, प्लीज कर रहे हैं, हाँ जी के नौकर हो गए हैं, ना कहना आप जान ही नहीं रहे हैं, पता है सामने वाला एडवांटेज ले रहा है, लेकिन फिर भी बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम अंदर से बहुत कमजोर हैं, और या फिर हम एक्सट्रीमली एग्रेसिव हो गए हैं, बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। दोनों ही एक्सट्रीम है और दोनों ही गलत हैं। तो असर्टिव सेल्फ को डेवलप करने के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ साथ हर इंसान रोज मिरर में जरूर देखता ही अपने आप को, एक बार तो देखता ही है। आप तब बोलिए अपने आप से, आप छोटे छोटे डे टू डे के डिसीजन लीजिए, आप अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना सीखिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नई ब्रांड का आप क्लोथ परचेस कीजिए, तो अनसर्टेनिटी को आपको एक छोटी सी एक्टिविटी से भी ना टॉलरेट करना आएगा। कि एक होता है कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड के क्लोथ्स पहनते हैं, तो आपको सर्टेनिटी है कि इसके कपड़ा अच्छा निकलता है या डिजाइन मिल जाता है, लेकिन दूसरा कोई नया ट्राई करने में एक अनसर्टेनिटी है। तो आप जब इतना छोटा सा भी स्टेप लेंगे ना, तो आपके ब्रेन की लर्निंग होगी, अनसर्टेनिटी को फेस किया जा सकता है। आप रेस्टोरेंट में जाइए, कोई नई डिश जिसके बारे में आपने सुना नहीं हो कि वो बहुत अच्छी है, टेस्ट में कैसी है, उसको ऑर्डर कीजिए। इतनी छोटी सी एक्टिविटी से आपका ब्रेन सीख रहा है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आएगी, कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन आएगी जिसके बारे में मैं पहले से श्योर नहीं हूँ, मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। आप कोई मूवी देखने चाहिए, बिना रिव्यूज के पता करें। आप कहीं जा रहे हैं, दूसरे रास्ते से जाइए। आप छोटी छोटी चैलेंज आप अपने आप को दे रहे हो, इट विल मेक यू रेजिलिएंट टू रेजिलिएंट, स्ट्रांग बना रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप लाइफ में अकेले चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस कभी एकदम से कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने से नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप तो कोई भी नहीं ले सकता एकदम से। छोटे छोटे स्टेप से आप देखिए, जब हम बच्चे को चलना सिखाते हैं तो पहले उसको क्या है, बेबी स्टेप्स लेना सिखाते हैं, छोटे छोटे, फिर वो फ्लो में चलता है एंड तब दौड़ता है। तो लाइक अगर आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है तो अपने अंदर वो रेजिलियंस पावर डेवलप करने के लिए, स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए छोटे छोटे से स्टेप्स लीजिए। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर फियर सेंटर, अमेगडाला ओवर एक्टिव होता है। अच्छा, वो उनको ना इमोशनल जोन में रखता है, इनसिक्योर रखता है, और चैलेंजेस को फेस करने से रेजिस्ट करता है, रोकता है। तो वो अपनी कॉर्टेक्स थिंकिंग यानी कि जो लॉजिकल सेल्फ है उससे बहुत ज्यादा ऑपरेट नहीं कर पाते, इसलिए कहते हैं वो इमोशन से ज्यादा सोचते हैं, लॉजिक नहीं लगाते हैं। मेरा क्वेश्चन यही आने वाला था कि व्हाई दे आर ऑलवेज इमोशनल, और वो डिसीजन भी इमोशनल होके ही लेते हैं, लॉजिकल नहीं लेते हैं। एक सेंटर पॉइंट नहीं होता एक्सट्रीम, जो आपने बोला कि या तो एग्रेसिव हो जाएंगे या रोने लग जाएंगे, दे डोंट हैव लॉजिक्स। तो ये आप अभी उसी पे थे मैम, वो इसको थोड़ा और बताइए। देखिए, हमारे अंदर ना एक हमारा जो ब्रेन का पार्ट होता है अमेगडाला, वो हमारा फियर सेंटर होता है। अब जो इमोशनली सेंसिटिव पर्सन है, यानी कि उसके लिए इमोशंस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। वो ना मोस्टली उसकी जो नीड है ना, वो अनफुलफिल्ड जो नीड है वो है लव नीड। उसको लव, बॉन्डिंग, कनेक्शन चाहिए। वो लोगों के आसपास सेफ फील करता है। और हम ह्यूमंस जब से इवॉल्व हो रहे थे, हम ग्रुप में रहकर इवॉल्व हुए हैं, तो हमारे अंदर सिक्योरिटी की सेंस ही तब आती है जब हम ग्रुप में होते हैं। और धीरे धीरे हम ह्यूमंस का ब्रेन इवॉल्व होता चला गया, हम रैशनल थिंकिंग की तरफ चले गए और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इवॉल्व हो गया। अब बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने इमोशनल ब्रेन से ऑपरेट करता है, और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा होता है। इसलिए बच्चे के पास लॉजिक नहीं होते, उसके पास इमोशंस होते हैं, इसलिए उसके लिए उसके टॉयज भी बहुत वैल्यूएबल होते हैं। और अगर किसी भी बच्चे से अटैच हो जाए तो वो भी है, या घर पे कोई गेस्ट भी आ जाए और उससे प्यार से बात कर ले तो वो उनके लिए भी बहुत जाने लगता है, क्योंकि उसके पास लॉजिक नहीं होता इमोशन से। अब एक बच्चे का चाइल्डहुड ही गड़बड़ हो गया, तो वहां पर क्या है कि उसको ना रैशनल होना सिखाया ही नहीं, उसको लर्निंग लेना सिखाया ही नहीं, उसको इमोशंस को हैंडल करना सिखाया नहीं, वैलिडेट ही नहीं हुए उसके इमोशंस, उसको बताया नहीं कि नॉर्मल है। तो वहां पर उसको लेबल किया गया, तो उसकी उस मामले में कॉर्टेक्स थिंकिंग उतनी डेवलप नहीं हो पाई। तो इसलिए अब वो हैबिचुअल पैटर्न उसका जो है, कुछ भी सिचुएशन आएगी तो वो इमोशनल मीनिंग देगा। अच्छा, और मैम ऐसे जो बच्चे बचपन से थोड़े चालाक एनवायरनमेंट में हुए हैं, हर चीज़ लॉजिकल डिसीजन लेते हुए देखा, मैनिपुलेट करते हुए देखा पेरेंट्स को, तो क्या वो ऑपोजिट वो होते हैं टॉक्सिक और ये होते हैं इमोशनल वीक, ऐसा? देखिए, चाइल्डहुड कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी ने अपने पेरेंट्स को इस तरीके से देखा है, मैनिपुलेटिव, टॉक्सिक है ना, इस तरीके से देख रहे हैं, तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और बच्चे उसको ग्रैब करते हैं। क्योंकि बच्चा ना बहुत बड़ा ऑब्जर्वर होता है, स्पॉन्ज होता है। वो आसपास से अपने पेरेंट्स जो भी बिहेवियर कर रहे होते हैं उन्हें सिखाना नहीं पड़ता। बच्चों को जो आप
वर्बल लर्निंग देते हो, बच्चे वो नहीं ग्रास्प करते। जो डेमोन्स्ट्रेशन आप देते हो, बच्चे उसको ग्रास्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चों को बोला बेटा सच बोलना चाहिए, अब उसने सुना पापा ना किसी को ना फोन पे गोली दे रहे हैं, ऑफिस में बोल रहे हैं मैं बीमार हूं, बोल रहे हैं कि है ना कि, या उसी बच्चे को ही बोल रहे हैं कि बोल तो पापा घर पे नहीं है। तो अब उसको क्या आइडिया आ रहा है कि यानी कि सच्चाई का जो पार्ट पढ़ाया जा रहा है उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। वही डुअलिटी आ गई बच्चे के सामने। तो जैसे ही जो है ना उसके पास ऐसी कोई सिचुएशन आएगी बचने वाली, तो उसका माइंड तुरंत उसे आइडिया देगा कि देख सिचुएशन अलग है, लेकिन अगर तुझे बचना है ना इस काम से तो ऐसे बोल दे, झूठ बोल दे। तो वहां पर एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पर साथ के साथ हमारे अंदर पैरेलल एक अवेयरनेस भी चलती है, क्योंकि हम केवल घर के एनवायरनमेंट में नहीं रहते। सपोज हमारे फ्रेंड्स या फ्रेंड्स की फैमिली आ गई, या हमारा टीवी में ऐसा कुछ सीरियल्स का एक्सपोजर हो गया कहीं से, जहां से हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिल गया, तो वहां पर हमारी थिंकिंग में ना एक चेंज भी आएगा। राइट, फ्री विल तो है ही ना, बिल्कुल फ्री विल, कंडीशनिंग हुई बट आपकी अपनी भी तो एक डिसीजन मेकिंग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक लड़का था जिसको ना ओसीडी हो गई, उसको ना कॉन्फिडेंस नहीं फील करता था, और एक बार लाइन लिखी तो उसको बहुत कंफ्यूजन होता था कि मैंने ठीक नहीं लिखी है। वो रिपीटेडली उसको 70-80 बार चेक कर रहा है, और वो ना बार बार कट कर रहा है, पेज फाड़ रहा है और दोबारा लिख रहा है। सेम उसका सिबलिंग उसी घर में था, और पेरेंट्स कैसे थे, परफेक्शन की डिमांड करने वाले, जरा सी गलती हो जाए तो मार पीट करना, बदतमीजी वाली बातें कहना, सब कुछ। तो जो उसका भाई था वो कहता था ये लोग तो पागल है, भौंकते रहते हैं, ऐसे पेरेंट्स को मन में बोल देता था। कौन सुन रहा है इनकी, ये तो पागल लोग हैं, मैं तो पागलों के बीच में फंसा हुआ हूँ, ठीक है। तो उसने ऐसा बोल दिया, उस पर इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन जो दूसरा बच्चा था, इसने ना पेरेंट्स की जो बात थी, डांट थी, उसको ज्यादा दिल पे ले लिया, और इसने ना उसी चीज में कि मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ, मैं गधा हूँ, मैं कुछ काम ठीक से नहीं कर सकता, वो मानते हुए उसने उनके सजेशंस को अपनी रियलिटी मानते हुए उसने परफेक्शन के चक्कर में लग गया। ये लूप में फंस गया, ऑब्सेशन के, यस, ऑब्सेशन के लूप में फंस गया, क्योंकि हाइटेंड एंजाइटी इतनी ज्यादा हुई कि ऑब्सेशन बन गया इसका। सेम एनवायरनमेंट में दूसरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके इंटरनल डायलॉग्स कैसे थे, कहाँ पागलों के बीच में फंस गया मैं, पागल करते रहते हैं। उसकी सेल्फ टॉक खुद को कॉन्फिडेंट था, हाँ, भाई मैं गलत नहीं हूँ, ये पागल है, हाँ, ऐसे हैं। तो वहां पर आप ना किसी चीज को क्या मीनिंग देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल है छोटा सा, कि दो फ्रेंड्स ना स्कूटी पे जा रहे थे, अब लड़के होते ही टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं, अब वो दोनों गिर गए, सामने से वो आ रहा था तो दोनों गिर के, दोनों के लगी चोट, सेम सिचुएशन में दोनों थे। अब एक बहुत ज्यादा हाय हाय मचा रहा था और सामने वाले को गालियां निकाल रहा था, यहाँ से हो गया, ये आ गया, मार दिया, ये वो, इस तरीके से। जो दूसरे वाला था उसको भी पेन हो रहा था, लेकिन वो कह रहा था अबे यार बच गए, सोच अगर पूरा ही क्रॉस कर जाता और हाथ पैर बिल्कुल ही कट जाते या मर जाते, क्या ही करते, काहे को इतना बौखला रहा है, गलती हमारी भी थी, वो ये कह रहा था। तो दोनों के पेन में जमीन आसमान का डिफरेंस था। सिर्फ पर्सपेक्टिव इज द जो मेरे को कैसे पता चली ये बात, क्योंकि जो दूसरा वाला था जो बहुत कंप्लेन कर रहा था, वो अपनी रिकवरी फेज में डिप्रेशन में चला गया। तो उसके पेरेंट्स ने काउंसलिंग कराई थी मुझसे, तब उन्होंने बताया कि इसका दोस्त और ये दोनों स्कूटी से जा रहे थे, और ऑब्वियसली मैडम टेढ़ी मेढ़ी चला रहे होंगे, लेकिन अब इसके दिमाग में क्या है कि दूसरे की गलती की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और ये ना रोज कोसता है उन्हें, और इसलिए लो फील कर रहा है ये। आप इसे समझाओ कि कोई बात नहीं, इसका दोस्त भी तो है, वो रिकवर हो रहा है। दूसरे वाला फास्ट रिकवर हो रहा था, और इसकी रिकवरी बहुत स्लो थी, क्योंकि ये बहुत डिप्रेस था, उनकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, मैं तो अभी तक ये कर लेता, वो कर लेता। ये है, आप देखो ना कि आपके सोचने का तरीका कितना अलग है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम महसूस करने लग जाते हैं, और फिर वैसा ही हमारा बिहेवियर होने लग जाता है। फिजियोलॉजी पे भी आ जाता है। बिल्कुल, हमारी फिजियोलॉजी पर आता है, और जैसी फिजियोलॉजी पर केमिकल रिएक्शन आता है, हम बिहेवियर के लिए रेडी होते हैं। So that is what psychosomatic diseases is. बिल्कुल ऐसे ही है, सब कुछ तो साइकी है ना। आप किस चीज में, आप मुझे एक चीज नहीं गिनवा सकते जिसमें साइकी का रोल नहीं है। मॉर्निंग टू इवनिंग आप जो भी कर रहे हैं, सबके पीछे साइकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बुफे लगा है, आप कोई फूड पिक कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी तो आपकी साइकी रोल प्ले कर रही है ना, ठीक है ना, कि क्या पिक करना है। तो आप कैसे कपड़े पहनते हैं, उसके पीछे भी आपकी साइकी है। आप क्या कोर्स पढ़ रहे हैं, वो भी, आप क्या जॉब कर रहे हैं, सब चीजों के पीछे आपकी साइकी है। तो हम ना बॉडी है ना माइंड है, हम तो साइकोसोमैटिक है। हम जैसा सोचते हैं वैसा केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है, क्योंकि हमारी बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री है, चलती फिरती हम लेबोरेटरी हैं। तो हमारे अंदर जो भी खुशी गम हम महसूस कर रहे हैं, वो सब केमिकल रिएक्शंस है, और उसी से हमारी बॉडी बिहेवियर के लिए रेडी होती है। तो दो मेजर चीजें, जो बिहेवियर एंड इमोशंस को फील करना है, वो बॉडी में करते हैं हम, एंड माइंड से इंस्ट्रक्शंस लेना, सोचना, प्रोसेस करने का, एनालाइज करने का काम करते हैं। तो हमारे अंदर का जो एक सेल्फ है ना, इड, एक सुपर ईगो और एक ईगो, ये हमारे 3 पार्ट हैं।
तो इड हमारा इम्पल्सिव सेल्फ, चाइल्ड लाइक पाल, It is what? ID. इड, ID, इड, Okay, id. है ना, ये हमारा चाइल्ड लाइक सेल्फ होता है। अच्छा। यानी कि हमारा इमोशनल सेल्फ, इम्पल्सिव सेल्फ, Okay. एकदम से बच्चे की तरह हाँ, जो है ना हाँ, एकदम रिएक्ट करने हाँ, वाला। हाँ। एक होता है सुपर ईगो, जो हमारा पेरेंट सेल्फ होता है, Okay. यानी कि जो हमारा राइट रॉन्ग में फंसा रहता है। अच्छा। तो लोग ना इन दोनों में से एक एक्सट्रीम में रहते हैं ज्यादातर। Okay. और जो ईगो होती है हमारी, हाँ। वो हमारी रैशनल थिंकिंग बैलेंस करने वाली होती है, इमोशंस और राइट रॉन्ग को बैलेंस करने वाला। Okay. तो हमें बैलेंस्ड रैशनल माइंड के साथ अप्रोच करना चाहिए हाँ, सिचुएशन हाँ, को। हाँ। बट लोग या तो बहुत इम्पल्सिव होते हैं, Okay. वो बड़े ही नहीं हो पाते जिनको हाँ, कहते हैं, हाँ। या बहुत ज्यादा राइट रॉन्ग में, मतलब आप 10 साल का भी बूढ़ा देख सकते हो हाँ। और आप 80 साल का भी बच्चा देख बच्चा सकते हो। right. तो वो इसके डिसबैलेंस की वजह से होता है। तो ये सब में ही 3 पार्ट होते हैं हमारी पर्सनालिटी के। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रूमिंग होती जाती है, कंडीशनिंग होती जाती है, हम बड़े होते चले जाते हैं और एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। Okay. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने सुपर ईगो में, जैसे आज का एग्जांपल मैं देती हूँ, हाँ। एक लड़की की मैं काउंसलिंग कर रही हूँ। हाँ। तो उसके अंदर क्या है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अगर किसी और मेल फ्रेंड से बात कर लेती है, हाँ। तो उसके अंदर की सुपर ईगो उसको क्रिटिसाइज करती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड होते हुए तुम किसी दूसरे लड़के से कैसे बात कर सकती हो, मतलब क्या था तुम्हारा बात करने का ओह, उससे, अच्छा। क्या तुम्हारी इंटेंशन सही नहीं थी, तुम क्यों Okay. हंस के बात कर रही थी उससे। Okay. ये क्या हो गया, ये सुपर ईगो बोल रही है उसके अंदर से, अच्छा। राइट रॉन्ग। क्योंकि Okay. जब मैं उसके पूरे बैग में हिस्ट्री में गई, तो उसके एनवायरनमेंट ही ऐसा रहा जहां पर उसको ये बताया गया कि लड़कों से बात करने वाली लड़कियां गलत होती हैं, और तुम्हारा अगर पति है या तुम्हारा कोई भी एक ऐसा खास रिलेशन है, बॉयफ्रेंड है, तो तुम्हें उसके प्रति लॉयल रहना है। अगर तुम उसकी प्रेजेंस में किसी और लड़के से बात कर रही हो, इट मीन्स यू आर नॉट लॉयल। तो वो उसके अंदर की वो सुपर ईगो वाली क्रिटिकल वॉइस उसको रोक रही है, परेशान एंड वो बड़ा गिल्टी फील कर रही है कि मैं कैसे किसी से बात कर सकती हूँ। उसकी लाइफ में ऐसा है कि वो बैलेंस बिगड़ने वाला था, वो गिरने वाली थी, तो पास में एक लड़का खड़ा था। हाँ। तो अगर मैं यहाँ पर गिरने वाली हूँ, तो जो भी पास में होगा तो मैं उसी को पकड़ लूंगी, इसको भी Right. पकड़ लूंगी, है ना। Right, right. तो उसने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। तो अब उसको ये लगा कि ये मैंने बहुत गलत किया, इससे तो मैं गिरी जाती, वो सही था। अच्छा, ये extreme- सुपर ईगो, मतलब जैसे चीटर्स होते हैं, ये एक्सट्रीम लॉयल वाला भी एक्सट्रीम, केस हाँ है। एक्सट्रीम। ओहो। हमारे अच्छा, अंदर ऐसे का भी वो होता है? राइट रॉन्ग सेल्फ इतना भी हमें टॉर्चर हाँ, करता है। right. अच्छा, मतलब कई लोग तो किसी के साथ भी दे स्लीप एंड दे गो अराउंड, और ये एक एक्सट्रीम है कि शी इज टचिंग वैल्यूज, हमारी ना वैल्यूज क्या है, हाँ, अगर हम अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट कोई भी काम करते हैं तो हमारे को गिल्ट अंदर से आता है। Right. अगर कोई ऑनेस्ट है हाँ, और वो किसी वजह से ऑनेस्टी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, अगर वो सच में वो ऑनेस्टी को वैल्यू करता है, कहने वाला ऑनेस्ट नहीं कि आई एम ऑनेस्ट पर्सन, वो सच में ऑनेस्ट है, अगर उससे कुछ भी जाने अनजाने ऐसा हो गया जिसमें कुछ डिसऑनेस्टी वाला एलिमेंट हो गया, हाँ, उसे बहुत दुख होगा, वो गिल्टी फील करेगा। हाँ, लेकिन अगर किसी की वैल्यू में ऑनेस्टी है ही नहीं, हाँ, वो तो रोज डेली बेसिस पे डिसऑनेस्टी करेगा। तो ये वैल्यू सिस्टम की बात होती है, जो आप बता रहे हैं ना कि बहुत कैजुअल रिलेशनशिप या फ्रेंड्स विद बेनिफिट का जो कल्चर है, वो लोग होते हैं जिनकी वैल्यू में लॉयल्टी नहीं होती है। नहीं होती है। इसलिए तो आपकी वैल्यूज, आपके बिलीफ का, आपकी मेमोरीज का, ये सब पास्ट के एक्सपीरियंसेस का फिल्टर लगता है आपके ब्रेन में, और फिर आपका ब्रेन कुछ इन्फॉर्मेशन पर सेलेक्टिव अटेंशन पे करता है, कुछ को बिल्कुल फिल्टर कर देता है, इग्नोर कर देता है, Okay. और कुछ को रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। जैसे हम बहुत सेंसिटिव लोगों के बारे में बात करें, तो वो क्या है, फीलिंग्स को फैक्ट कंसीडर करते हैं, कि जो उन्हें फीलिंग आ रही है वो उनके लिए फैक्ट है। अगर आप उनको रैशनल स्टैंड पॉइंट से कुछ चीज बताओगे, तो वो क्या बोलेंगे, हाँ हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है कि यही बात है, ठीक है ना, इतना बुरा नहीं हो सकता ना। माय फ्रेंड वंस वार्निंग मी अबाउट समथिंग, तो मैं बोलूं नहीं यार, तू तो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है। हाँ। इतना बुरा थोड़ी हो सकता है कोई इंसान, बट एक्चुअली वो वैसा ही निकला। यस, बिल्कुल। वो उनका ना सेल्फ क्या होता है कि जो उनकी फीलिंग्स हैं, हाँ। वो उनको सही गाइड कर रही हैं, जबकि फीलिंग्स ना हमारी सबकी पर्सनल होती हैं। और Right. फीलिंग्स कैसे आती हैं, हमारे सोचने के तरीके से, Right. हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से हाँ। इन्फ्लुएंस होकर आती हैं, या हम कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, हाँ। तो उससे हमारे अंदर फीलिंग्स ट्रिगर होती हैं। और मैम जैसे हम हैं, तो हमें लगता है कि सब भी ऐसे हैं, मतलब हाँ। मुझे लग रहा है कि मैं तो झूठ नहीं बोलती, तो मुझे लगता है कोई भी झूठ क्यों बोलेगा, जरूरत ही Exactly. क्या है। सो हाउ टू वर्क ऑन दिस पार्ट, कि मुझे लग रहा है कि सब सच्चे हैं, सब अच्छे हैं, झूठी क्यों बोलेंगे, एंड आई एम थिंकिंग ऑलवेज विद द इमोशनल इफेक्ट। तो लॉजिकल थिंकिंग हम अपनी लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज, चाहे ऑफिस हो, घर हो या रिलेशनशिप हो, कोई एक्सरसाइज है मैम, कोई क्विक टिप्स हैं जिससे हम ये मतलब अपने आप को, खुद को इमोशनली वीक ना करके लॉजिकल डिसीजंस लेना शुरू कर दें लाइफ में? बिल्कुल, इसके लिए टेक्निक है। जैसे ना अभी मैं आपको बता रही थी कि इमोशनल सेंसिटिव लोग फीलिंग्स को फैक्ट मान लेते हैं, Okay. और वो ना बहुत ज्यादा अज्यूम करते हैं। हाँ। तो वो लोग माइंड रीडिंग भी बहुत करते हैं। हाँ। वो कई बार ना अपने इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, और अपने उनके फियर्स इनसिक्योरिटीज ना अज्यूम बहुत कराते हैं उन्हें। हाँ, तो वो माइंड रीडिंग भी बहुत करते हैं।
और वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर सोशल कंडीशंस में कई बार एंग्शियस भी फील करते हैं। वो केवल शाइनेस नहीं होती, उनकी एंग्जाइटी होती है। तो बहुत सारे उनकी थिंकिंग में ना डिस्टॉर्शंस भी होते हैं, क्योंकि उनके हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है। तो इसलिए वो छोटी छोटी बातों को नोटिस करके बहुत चीजें अज्यूम भी करते हैं, राइट। तो अब उसमें क्या होता है कि जब ऐसे लोग अपने आप को रैशनल करना चाहेंगे, जो कि करना चाहिए, क्योंकि जब हम रैशनल होते हैं तो हम थोड़ा रियलिटी से जुड़ जाते हैं। तो अब हम ना अपनी इमोशनल थिंकिंग पैटर्न को पकड़ें कि आप लिखें अपना थॉट को, और फिर उसमें फाइंड आउट करें कि इसमें कितना इमोशंस का एलिमेंट है। अगर आप इसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, जैसे हम यहाँ ना CBT की एक एक्सरसाइज कराते हैं, थॉट लॉग एक्टिविटी, इसे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की एक एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आप कॉलम्स मेंटेन करो। एक लिखो इवेंट, क्या इवेंट हुआ, क्या ट्रिगर हुआ आपको, क्या सिचुएशन थी। फिर उसमें आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो लिखो, आप क्या आप सोच रहे हो। फिर उस रिस्पॉन्स अंदर से जो आ रहा है, ऑटोमेटिकली जो सजेशन आ रहा है, उसकी बेस पे आप क्या फील कर रहे हो। अपने इमोशंस को नाम दो, क्या ये इरिटेशन है, क्या ये फ्रस्ट्रेशन है, क्या ये एंग्जाइटी है, क्या ये आपका डिप्रेशन है, क्या है ये, उसको नाम दो। एंड फिर आपने इस सिचुएशन में कैसा बिहेव किया वो लिखो। अब इसे बहुत क्लोजली देखो इसमें कि ये जो आपका इंटरप्रिटेशन ब्रेन ऑटोमेटिकली निकाल कर दे रहा है, इसमें आपकी अजम्पशंस कितनी हैं, है ना, और इसमें रियलिटी कितनी है। तो जब आप ये समझ जाते हैं कि ये मेरा इमोशनल रिएक्शन है, और ये मेरा पैटर्न है, यानी कि मेरे को ऐसा सोचने की आदत पड़ गई है, फिर आप पॉज लें, अपने आप को रिलैक्स करें, और फिर सेम सिचुएशन में आप उसकी एटलीस्ट 3 डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दें कि क्या सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हाईली सेंसिटिव लड़की है, अब वो एक्सपेक्ट करिए कि उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया तो उसका फ्रेंड कॉल पिक करेगा। अब ये सिचुएशन है, उसने कॉल मिलाया और सिचुएशन में ये हुआ कि कॉल उठी नहीं। अब उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक थॉट आया, इमोशंस में पूरा मिक्स होकर, कि इसने ना जानबूझ के मेरा कॉल नहीं उठाया, इसने मुझे इग्नोर कर दिया। अब आप अपने घर में बैठे हो, सामने वाला अपने घर में है, आप कौन से अंतर्यामी हो कि आपको पता चल गया कि उसने इग्नोर किया। ये आपकी अजम्पशन है, राइट, ठीक है। हाँ, पता नहीं आज क्यों नहीं उठा रहा, लास्ट कॉल पे मैंने इसको कुछ गलत तो नहीं, मतलब दिस इज बिल्कुल, वो तो फिर चेन बन जाती है ना, कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं है, मैंने क्या बात हुई थी, क्या बात हुई, आई विल रिकॉल करेंगे वो उस चीज को ना, और इस तरीके से, या फिर वरी करने लग जाएंगे, तबीयत तो ठीक है, कुछ हो तो नहीं किया, ये भी सोचने लग जाएंगे, या फिर ये भी सोचने लग जाएंगे कि ये मुझे इग्नोर तो नहीं करना शुरू कर दिया, कुछ भी सोच सकते हैं। ये सारी आपकी अजम्पशंस हैं, क्योंकि आप उस सिचुएशन में हो ही नहीं। तो ये जो सब कुछ सोच रहे हो आप, ये सेल्फ डाउट की वजह से या तो सोच रहे हो, या आपको ना स्टोरीज बनाने की आदत हो गई है, आपकी इनसिक्योरिटी आपसे ऐसा सोचने पे मजबूर करा रही है, फिर उस वजह से आप ना बुरा फील कर रहे हो या वरिड हो उसके बारे में, कुछ भी हो, जैसा आपने सोचा वैसा आपका इमोशन आ जाएगा। अब आपका बिहेवियर क्या है, या तो आप बार बार कॉल कर रहे हो, या फिर उसे लंबे लंबे मैसेजेस कर रहे हो, या फिर बुरा मान के बैठ गए हो, या रोना भी शुरू कर दिया आपने। ये सारे रिस्पॉन्सेज हैं आपके। अब इनमें से सारी आपकी अजम्पशंस हैं, क्योंकि आप उस सिचुएशन में हो ही नहीं। जब आप लिखते हो तभी आपको समझ में आता है कि ये तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी वर्सेस रियलिटी। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी कैसे पता चलेगी? जब आपकी और मेरी बात होगी और हम एक दूसरे से बात करेंगे तब पता चलेगा, अरे यार मेरा फोन साइलेंट में दूसरे कमरे में पड़ा था, ठीक है ना, इतनी सी बात थी। तो मुझे पता चलेगा मेरे दिमाग ने राई का पहाड़ बना दिया और मैंने फालतू में अज्यूम किया, रियलिटी तो बिल्कुल अलग निकली। या मैं यार इंपॉर्टेंट मीटिंग में थी, मेरा पॉडकास्ट शूट चल रहा था तो फोन साइलेंट पे था, अब बोल क्या बात है ना। और इतने में मैंने क्या किया, इतना ज्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस ले लिया। तो क्या और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? जो पॉसिबिलिटी आपका ब्रेन दिखा रहा है क्या वही है या कुछ और भी हो सकती है? तो हम कहते हैं कम से कम 3 ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेस लिखो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। प्रैक्टिकल क्या हो सकते हैं, फोन ना उठाने की और भी क्या वजह हो सकती है। तो उससे क्या होता है, आपकी थिंकिंग एरिया वाइड होता है, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी एक्सप्लोर करने आते हैं। आप सिर्फ ये नहीं कि अपना इमोशनल रिस्पॉन्स आपने जो लिखा उसको सच मान के बैठे। हम बोलते हैं कि वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए डिक्शनरी पढ़ो, ऐसे आपने अलग अलग सिचुएशंस दिमाग को सोचवाई कि ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में क्या हो सकता है, किसी पर्सन का फोन साइलेंट पे हो सकता है, कोई पर्सन किसी मीटिंग में या पॉडकास्ट कहीं पर भी बिजी हो सकता है, कोई पर्सन सो भी रहा हो सकता है, किसी का फोन भी घर पर छूट सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन में हो सकता है, चोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो हम जो नॉर्मल सिचुएशन है, बिल्कुल एक्सट्रीम भी ना सोचेंगे कि चोरी हो गया है कुछ है, जो नॉर्मल सिचुएशन है वो भी सोचे तो हमें पता चलेगा कि इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो जब मुझे पता ही नहीं कि रियलिटी क्या है, तो क्या है, मैं पेशेंस रखूं, वेट करूं रियलिटी का, एंड फिर उस पर्सन से बात करूं।
हाँ। लेकिन जब मैं उसका रिपीटेड रिस्पॉन्स देखूं कि वो जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहा है, हाँ। हर बार हो रहा है, अब मुझे अलर्ट हो जाना है। एक बार में या 2 बार में नहीं, लेकिन अगर ये हर बार हो रहा है तो फिर मुझे अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, राइट, कि वो पर्सन मेरे को ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। राइट, फिर यहाँ पर मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लाना है राइट, और खुद को वैल्यू करना है। हाँ, और फिर मुझे एक बाउंड्री मेंटेन करनी है कि सामने वाले को मैं अलाउ ना करूं कि वो बार बार मुझे इस तरीके से हर्ट कर सके, राइट, क्योंकि अब मैंने अपने ऊपर से लेबल हटा लिया कि मैं हाँ, इमोशनली वीक नहीं weak नहीं हूँ, हूँ। मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ क्योंकि मैं एक्सप्रेशन रीड करना भी जानती हूँ, क्योंकि मैं वॉइस मॉड्यूलेशन को भी पकड़ पाती हूँ, मैं वर्ड्स को पकड़ पाती हूँ, मैं एनर्जी को पकड़ पाती हूँ। तो मैं इमोशनली वीक नहीं हूँ, मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ। जैसे ही आपने अपना लेबल चेंज किया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और आप हर्ट होना बंद हो जाएंगे और आप एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे। मैम आपने बहुत एम्पावरिंग चीज बता दी कि आपकी जो सेंसिटिविटी है, इमोशनल वीकनेस जो आप बोल रहे हो, वो पावर है आपकी, अगर आप उसको इस तरीके से ट्रेन कर दो। एग्जैक्टली, अपने आप को रीलेबल करो, ये आपकी वीकनेस है ही नहीं। कोई भी इंसान कभी वीक होता ही नहीं है, वो बस वो लेबल का शिकार हो जाता है। और ये जो लेबलिंग है ना, ये भी एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है। अब किसी को आप पॉजिटिव लेबल लगा दो तो फिर भी आप उसका भला करो, लेबल लेबल है। लेकिन अगर जैसे मेरे को ना स्टार्टिंग में याद है कि जब मैं वीडियोस बनाना शुरू किया था तो लोग ना कमेंट करते थे बहुत रिपीटेटिवली, मैम आप ना बहुत परफेक्ट वीडियोस बनाते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे आपके टिप्स होते हैं। और वो इतना मैंने रिपीटेडली पढ़ा और वो मेरे दिमाग पे प्रेशर क्रिएट करने लगा कि मेरे जो ऑडियंस है उसको बहुत एक्सपेक्टेशन है मुझसे। तो मैंने खुद अपने अंदर नोटिस किया कि मैं जो सोच रही हूँ ये वीडियो बनाने पे, मैं उसमें ज़्यादा सोचने लग गई। मैंने तुरंत अपने पैटर्न को पकड़ा और मैंने कहा इन्होंने जो मुझे लेबल दिया है परफेक्शन का, ये मुझ पे अब हावी होना स्टार्ट हो गया। मैंने तुरंत उस लेबल को हटाया और मैंने उनको बोला कि मैं गुड इनफ वीडियो बनाती हूँ, कि ऐसा हो सकता है मेरे से भी कि बोलते बोलते मैं कोई पॉइंट मिस कर जाऊं, फंबल हो जाऊं, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है। तो मुझे कोई परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। आई बिलीव इन प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। तो मैंने फौरन अब अनलेबल कर दिया अपने आप को और मैंने अपने आप को ये बोला कि आई मेक एफर्ट्स टू मेक अ गुड इनफ वीडियो, परफेक्शन इज इल्यूजन। तो पॉजिटिव लेबल भी आपको प्रेशर में डालता है। जैसे किसी बच्चे को आप रीइंफोर्स करो, ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो स्ट्रेस में आ जाएगा क्योंकि अब उसको ना टॉपर और इंटेलिजेंस वाली इमेज को प्रूफ करने के लिए प्रेशर आएगा। तो लेबलिंग इज ऑल्सो अ डिस्टॉर्टेड वे ऑफ डीलिंग विद समबडी, कि उसको लेबल आपने कर दिया, ऐसे गलत कर रहे हैं हम। लेकिन फिर भी पॉजिटिव लेबलिंग कुछ हद तक हेल्प कर जाती है, लेकिन नेगेटिव लेबलिंग तो किसी इंसान को बर्बाद कर देती है। तो अपने ऊपर से लेबल्स हटाइए। आप इमोशनली वीक नहीं हैं, आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हैं और आप खुद को प्यार करना शुरू कीजिए। फिर आपसे बेहतरीन इंसान कोई है ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर एम्पैथी है, आपके अंदर एक गिविंग नेचर है, आपके अंदर अपने से ऊपर उठकर दूसरे के लिए सोचने का एक जो बहुत ही बेहतरीन एटीट्यूड है, वो कमाल का है, काबिल तारीफ है, सबके पास नहीं होता। बिल्कुल मैम, इसी पे मैं आना चाहूंगी कि ऑल्ट्रिज्म, जिसमें लोग अपने आप को पीछे रखते हैं, दूसरों की नीड्स को ज़्यादा बड़ा मानते हैं, कहीं खुद जा भी रहे थे मान लीजिए और देखा कि बच्चा थोड़ा सैड है, नहीं आई जस्ट ड्रॉप दैट प्लान, आई बी विद माई किड्स, पति के साथ रहूंगी, या फिर रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनका कुछ करना है, एंड मे बी सोशली भी दे डू अ लॉट, अल्ट्रिस्टिक पीपल ऑलवेज थिंक ऑफ अदर्स। तो क्या ये सेंसिटिविटी को और बढ़ाता है आपकी और आपको और इमोशनली वीक करता रहता है? देखिए, ये अपने लिए तो वास्तव में नुकसान देने वाली चीज़ है। मैं ना एक ऐसी लेडी को जानती हूँ जिसको मैंने बहुत करीब से जाना है और वो लेडी तैयार हो गई, बिल्कुल उसको जाना है। और नसीब भी क्या होता था कि शायद 2-3 महीने में किसी एक प्रोग्राम में, फैमिली प्रोग्राम में कहीं जाना पड़ गया तो जाना, वो तैयार हो गई है। लेकिन पता चला कि घर पे ना 4 लोग आ रहे हैं और वो उसके लोग जानने वाले नहीं है, वो दूर के ऐसे लोग हैं कि जिनको चाय पानी ना भी पूछे तो काम चल जाए। लेकिन उनके लिए प्रॉपर खाना बनाने के लिए उस तैयार हुई हुई लेडी को घर पे रोक दिया जा रहा है और वो खुशी खुशी रुक जाती है वहां पर, क्योंकि उसके अंदर एक सेवा का भाव है। वो अपना फंक्शन हंसते हंसते कॉम्प्रोमाइज कर देती है। कभी इस वजह से कि उसको 4 लोगों का खाना बनाना है, कभी इसलिए कि सिर्फ बच्चे की तबीयत खराब है, वो पूरी रात नहीं सोती है और सुबह सबके लिए पूरा दिन काम करती है। और जैसे ही वो लेटने के लिए जाती है फिर उसको चाय बनाने की आवाज लग जाती है, उसके शरीर में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और वो काम करती रहती है। लेकिन उसको रिवॉर्ड एप्रिसिएशन के नाम पर जीरो, कुछ नहीं मिल रहा है उसको, बल्कि उसको ऐसा और सुनने के लिए मिला जा रहा है कि भाई काम ही क्या है इतना,
इसमें इतना जताने की या करने की क्या जरूरत है। तो जितना आप गिविंग होते हैं, जितना आप एक्स्ट्रा केयरिंग होते हैं, एम्पैथी रखना बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरे के इमोशंस को समझो, लेकिन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना, पूरी तरीके से अपने आप को खत्म कर कर दूसरों के लिए जीना, ये बहुत ज्यादा गलत है। और जिस लेडी की मैं बात बता रही हूँ वो मेरी खुद की मदर थी। मैंने उनको पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हुए ही देखा है। आज उनको लोग देवी का टाइटल देते हैं, लेकिन जब उनकी जिंदगी नहीं रही तो ये देवी का टाइटल उनके किस काम का। और उनके बच्चे जो आज अकेले हो गए, हम लोग अकेले हो गए। कोई 56 इयर्स एज किसी लेडी के जाने की नहीं होती ना। हम ना हमेशा उनको कॉम्प्रोमाइज करते हुए ही देखा कि अपने बच्चे पालने के साथ साथ औरों के बच्चे भी, उन्होंने रिश्तेदारों के बच्चे पाले। मुझे याद है कि एक बार जब हम छोटे थे तो कि हम 9 बच्चों को लेकर मम्मी गई तो डॉक्टर ने डांट के भगा दिया, 9 बच्चे पैदा करें तूने, ऐसे करके लिटरली मेरी माँ को। तो बोले नहीं मेरे 3 ही है, बाकी घर में नाम लेना सही नहीं है कि इन किन के बच्चे हैं। तब डॉक्टर को समझ में आया कि अच्छा ये लेडी 9 बच्चों को ढोके अपने साथ लाई है इंजेक्शन वगैरह लगवाने रेगुलर चेकअप के लिए। सबके बच्चों को जो है ना क्या कहते हैं उन्होंने करा। दिन देखा नहीं रात देखा कुछ नहीं, इतना गिविंग, इतना ज्यादा इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, अवेलेबल रहना, एक टांग पर जिसको कहते हैं ना खड़े रहना, लेकिन कोई एप्रिसिएशन, कोई एक्नॉलेजमेंट किसी तरीके का कुछ नहीं हुआ। क्या वो खुश थी अपने आखिरी डेज में? बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, खुश नहीं थी। उनको तरह तरह की बीमारियां लग गई थी क्योंकि इमोशनल सप्रेशन बहुत हो गया था। उसकी वजह से छोटी सी एज में उन्हें डायबिटीज हो गई, फिर उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी रहने लगी, उनकी किडनीज फेल हो गई थी, बहुत ज्यादा उनको वेट गेन हो गया था, स्ट्रेस में रहती थी। लेकिन फिर भी जब तक उनके शरीर ने साथ दिया, इतना काम करती थी, इतना काम करती थी कि मैं आपको प्रियंका शब्दों में बता नहीं सकती कि मैंने, इसलिए नहीं कि वो मेरी माँ है, मैंने ऐसी लेडी ही नहीं देखी कि वो किस मिट्टी की बनी हुई थी कि अगर आप रात को 11 बजे भी उठा दो, 12 बजे भी उठा दो, बंदी के चेहरे पे शिकन नहीं थी, बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। कोई कुछ भी कह रहा है लेकिन उनको ये है कि नहीं, हंसते मुस्कुराते। और हमें कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाने दिया कि नहीं तुम तमीज़ में रहो, अपनी नमस्ते करो, ये तुम्हारे रिश्ते में ये लगते हैं, तुम अपनी तहजीब नहीं खोना। मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए, क्योंकि जब हम थोड़े बड़े होने लगे थे तो हमें समझ में आता था चालाकियां लोगों की, क्यों कर रहे हो ऐसा। या जैसे जब मेरी टीचर मुझे मिल गई थी, उन्होंने मुझे सिखा दिया था, तो फिर तो मुझ में अकल आने लग गई थी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन उन्होंने हमेशा कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है। मैंने तो देखा नहीं भगवान ने आकर कोई मदद करी उनकी, वो मतलब अपनी जिंदगी छोटी करके तो चली गई बीमारियों से। तो ये जो आप पूछ रहे हो ना, ये कोई इसलिए नहीं कि मेरी मदर के साथ ऐसा हुआ, मैं कोई बायस नहीं होकर के रही हूँ। मैंने थाउजेंड ऑफ क्लाइंट ऐसे देखे हैं जिनकी नेचर में ऐसा है, जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा गिविंग है, मतलब वो इतना ओवर एम्पैथेटिक है कि वो अपने आप को खो देते हैं, और उसके बाद जो उनको फिर भी वही वैसे ही ट्रीट किया जाता है, उनका हैरेसमेंट भी होता है, उनको बेवकूफ, उनको जो है ना इस तरीके से, तूने क्यों करा, क्या किसी ने बोला था तुझसे इतना सेक्रीफाइस करने के लिए, तूने अपनी मर्जी तो किया, और क्या था तेरे बस की इसके अलावा। जब ऐसी कुछ सुनने को मिलता है ना, वो इंसान टुकड़ों में इतना टूट जाता है कि उसे जोड़ना भी पॉसिबल नहीं होता। तो ये केवल मेरी मदर का नहीं है, मुझे कोई ग्रजेस नहीं है कि मैं इसलिए ये बोल रही हूँ आपके पॉडकास्ट में, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। और मैंने ऐसे थाउजेंड्स केसेस देखे हैं। और आप अपनी मदर को भी आज एक एज अ साइकोलॉजिस्ट देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे, मैं डॉटर नहीं बोल रही। एज अ डॉटर तो आप वो एक अलग इमोशनल आपका एक स्पेस है, बट एज अ डॉक्टर आप देख रहे हो कि ये इस लेडी ने इतना काम किया, इन दी एंड क्या टाइटल मिला, भगवान का टाइटल दे दिया, बस कुछ भी नहीं, बस बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, वो भी मरने के बाद। राइट, कि मरने के बाद उनका नाम लेके बोलते हैं कि गीता ऐसी थी, देवी थी। वो देवी आपको जो है ना, उसके दर्शन आपको जीते जी क्यों नहीं हुए? देवी थी तो वो तो जीते जी थी ना। मरने के बाद तो सबको स्वर्ग में पहुंचा देते हैं, मरने के बाद तो सबको ही देवता बता देते हैं, श्रीमान और श्रीमती सबको बढ़िया टाइटल देते हैं। जीते जी आप क्या कर रहे हो? तो ये जितने भी इस तरीके के लोग होते हैं एक्स्ट्रा गिविंग, मैं हमेशा अपने हर क्लाइंट को कहती हूँ कि प्लीज अपने साथ अत्याचार बंद कीजिए। आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी भी एक जिंदगी है। आप यहाँ पर दूसरों को सिर्फ पालने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए नहीं आए हैं। आपको भी लिमिटेड 70, 80, 90 साल, कुछ ऐसे बहुत खुशकिस्मत हो गए तो 100 साल जिंदगी मिली है। आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज निभाने का ये मतलब नहीं है कि खुद को खो दो। तो हर एक जो इंसान ये पॉडकास्ट सुन रहा है, बहुत ही क्लियर मैसेज है मेरे पिछले 13 साल के इंटेंस प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, कि जिसमें मैं काउंट भी नहीं कर सकती फिंगर्स पे कि कितने क्लाइंट्स को मैं डील कर चुकी हूँ, नेशनल इंटरनेशनल। आप
एक भी पर्सन ऐसा फाइंड आउट नहीं करेंगे जो अपने आप को खोकर खुश रहा। ट्रू। क्योंकि जिसने खुद को खाली कर दिया दूसरे को भरने के चक्कर में, तो खालीपन कैसे आपको खुशी देगा? राइट। तो आप दूसरे को भरो, हाँ। पर अपने आप को खाली मत होने दो। अगर दूसरा भी आपको भर रहा है तो अच्छा है, क्योंकि आप खुद को कितना रिचार्ज करते रहोगे, कहाँ से करोगे? डेली मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, डेली अपने आप को इतना पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं दे पाओगे। टाइम ही निकाल रहा तो चाहिए आपको भी कोई ऐसा जो आपको भी कुछ रिटर्न दे। राइट। तो वहां पर ये मतलब बहुत ही एक गलत प्रैक्टिस है जो इंडियन फीमेल्स को खास तौर से सिखाई जाती है। दो 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 दो। राइट। इसका सोचो, घर वालों का सोचो, बच्चों का सोचो। आपको पता है मेरी डॉटर है अभी, वो 16 इयर्स की होने वाली है। मैंने उसको हमेशा ये सिखाया है, तुम जिंदगी में खुश रहना, क्योंकि तुम जितना खुश रहोगी तुम उतना लोगों को खुश रख पाओगी। तुम सबसे पहले अपना ख्याल रखना, क्योंकि अगर तुम अपना ख्याल रखना सीख गई ना तो तुम हेल्दी वे में दूसरों का ख्याल रखना सीख जाओगी। तुम यहाँ यूनिक जर्नी पर हो, किसी को भी अलाउ मत करना, ना मुझे, ना तुम्हारे डैडी को, ना किसी को भी, कि वो तुम्हें ये बोले कि तुम्हें ये करना है। तुम हमेशा अपनी समझ का इस्तेमाल करना, हमें सिर्फ एडवाइजर की तरह देखना। जहां हम गलत लगे तो स्टैंड लेना, सामने खड़ी हो जाना और अपने आप को राइट प्रूफ कर देना। हम सरेंडर कर देंगे, हम पेरेंट्स हैं। हो सकता है कभी तुम्हें गाइड करने की हम जिद करने लगे, कोशिश तो करेंगे कि हम ऐसी जिद ना करें, लेकिन फिर भी कभी हम ऐसी गलती करने लगे तो तुम हमारे सामने खड़ी हो जाना। उस दिन जो है ना, तुम सही मायने में अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियोगी। वाओ, ब्यूटीफुल। तो मैंने उसको बिल्कुल क्लियर बता रखा है। वो छोटी सी बच्ची अपने डिसीजंस खुद लेती है। वो इतना एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट है कि मेरा जो नया क्लिनिक डिजाइन हो रहा है उसका इंटीरियर तक वो डिसाइड करवा रही है, इंटीरियर डिजाइनर के साथ बैठकर। आप कैन यू इमेजिन, एक 16 इयर्स की बच्ची हर चीज ऑपरेट कर लेती है। वो आप जो उसको बोलो वो अकेली फ्लाइट लेकर भी चली जाएगी कहीं भी। बेटी है तो मैंने ये नहीं उसको बताया कभी कि तुमको जो है ना सबको खुश रखना है। मैं उसको बोला तुम खुश रहो, बाकी सब तो खुश रहेंगे जब तुम खुश रहोगे। राइट। आपने एकदम अर्ली एज में उसको ये सब सिखा दिया दैट यू डोंट हैव टू बी अ पीपल प्लीजर, यू हैव टू बी जस्ट सेल्फ एश्योर्ड। बिल्कुल, काफी हो, यू आर इनफ। अपने आप को एक्सेप्ट करो, तुम जैसे हो वैसे तुम यूनिक हो, बहुत अच्छे हो। मैंने उसको हमेशा कॉन्फिडेंस दिया है। मैंने कभी उस पर छोटी सी एज से कुछ थोपा नहीं। मैंने उसके लिए कोई ड्रेस सिलेक्शन नहीं, किसी तरीके का कोई कोर्स सिलेक्शन नहीं। मैंने उसको बोला कि युवी, व्हाट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, एंड आई टेक एडवाइस फ्रॉम हर। Oh, great, ma'am. So, ma'am, coming to the part that overthinking is a major part of sensitive people. ओवरथिंकिंग करते हैं, रिकॉल करते रहते हैं इवेंट्स को, बार बार सोचते रहते हैं, और जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ें हैं नहीं उसको बना लेते हैं दिमाग में, शायद ये भी हो गया होगा, वो भी हो गया होगा। सो हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग, हाउ टू कंट्रोल दिस पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल? देखिए, ओवरथिंकिंग दो तरीके की होती है। एक होती है रैशनल ओवरथिंकिंग, जो कि हम सभी करते हैं। से फॉर एग्जांपल, कोई आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई मैरिज का डिसीजन है, कुछ भी इंपॉर्टेंट है, आपको अपने बच्चे का स्कूल सिलेक्शन करना है, तो इस टाइम पर आप थोड़ा सा ओवर थिंक करेंगे, ओवर एनालाइज करेंगे। आप देखेंगे कि आपका जो डिसीजन है वो राइट रहना चाहिए, और आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से उसको सब देखेंगे एंड तब एक डिसीजन लेंगे। तो ये जो रैशनल ओवर थिंकिंग होती है, इसका एंड होता है, ये थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाती है, और ये इंपॉर्टेंट होती है, हेल्पफुल होती है। लेकिन जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इमोशनल ओवर थिंकिंग करते हैं, जो कि एक एंडलेस लूप होता है, कभी खत्म ही नहीं होता, और उसमें अजम्पशंस होती हैं, एंड व्हाट इफ हो गया, अगर ऐसा हो गया, या क्या पता ऐसा हुआ हो। वो अपने आप ही पॉसिबिलिटी बेस अजम्पशंस बना के उसकी चेन बनाते रहते हैं। तो वो वरी की चेन इतनी लंबी होती है कि वो बाल की खाल जिसको कहते हैं, वो निकालते रहते हैं, और इसका कोई एंड नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपकी वो जो थिंकिंग है वो कॉर्टेक्स थिंकिंग है या लिम्बिक थिंकिंग है, आपकी इमोशनल है या फिर रैशनल वाली थिंकिंग है। रैशनल वाली कुछ पॉइंट के बाद अपने आप खत्म हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना होता, और वो इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब आप ये इमोशनल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को रूमिनेट करते हुए कैच कीजिए and just label it, and then and there stop कि okay, I caught myself overthinking. Okay. ये मेरा जो है ना ओवरथिंकिंग पैटर्न है। मैं अननेसेसरी, कि मुझे कैसे पता, ये सारी मेरी अजम्पशंस है, मुझे कैसे पता ये सब चीजें ऐसे हैं। एंड जस्ट ना एक पेपर लो और उसमें ना अपने सारा जो थॉट प्रोसेस आ रहा है उसको सबको लिख दो, तो यहाँ से ना प्रेशर रिलीज हो गया आपका। तो वो सारी चीज क्लियर हो गई। तो अब आपके सामने है वो चीज, उसमें से कैटेगराइज कर लो कि क्या चीज मेरे कंट्रोल में है और क्या चीज मेरे कंट्रोल से बाहर है।
जो मेरे कंट्रोल में है हाँ। उसके ये सॉल्यूशंस मेरे पास हैं, ओके। मेरे हाथ में ये है, हाँ। और हेल्प मेरे पास ये है, कोई फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, कोई भी है, ये चीज मेरे कंट्रोल से बाहर है। क्योंकि हमारे लाइफ में ना सर्कल होता है, एक सर्कल होता है पूरा फुल कंट्रोल का, हाँ। जिसमें मैं अपने लेवल पर कुछ भी चेंज कर सकती हूँ। ओके। एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि मैं अपने हस्बैंड को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, अपनी डॉटर को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। और एक सर्कल होता है मेरा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, जहां पर मेरे कंट्रोल से बाहर है। एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, क्लाइमेट कैसा रहेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी रहेंगी, उनके बारे में सोचने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा मेरे कंट्रोल से बाहर रहेगा। तो मुझे किस पर फोकस करना है, जो मेरा फुल कंट्रोल जोन है, कि मेरे पास ये सोल्यूशन है। तो जैसे ही ब्रेन को सोल्यूशंस मिलने स्टार्ट होते हैं, अमिगडाला शांत होना शुरू हो जाता है और ओवर थिंकिंग रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा ब्रेन सेफ्टी सीख कर रहा था सॉल्यूशंस की फॉर्म में, और हम सॉल्यूशंस की बजाय प्रॉब्लम पे रूमिनेट करके बार बार उसकी चेन को बढ़ा रहे थे। तो जैसे आपने पेपर पेन वर्क किया, क्योंकि यहाँ पर ना ब्रेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे ही आप लिखते हैं तो आप डायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाते हो। इसीलिए बचपन से राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, और साइकोलॉजी में हर चीज में रिटन प्रैक्टिस का एक अपना ही अलग इंपॉर्टेंस है। तो आप लिखते हैं तो सोल्यूशंस बाहर निकल कर आने शुरू होते हैं। इसको कहते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो उसमें आप ना कि मेरे कंट्रोल में क्या है, इसका ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन ऐसे इफेक्टिव रहेगा, ऐसे इनइफेक्टिव रहेगा, यानी कि उसकी प्रोज एंड कॉन्स ये रहेंगे। इसके लिए मुझे ये रिसोर्सेज चाहिएंगे, और इसके लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट्स आएंगे वो ये आएंगे। तो पूरा हमने उसकी एक वर्किंग कर ली। अब हमारा ब्रेन हो गया शांत, क्योंकि इसको पता चल गया वो सोल्यूशन है, शांति पड़ गई। जैसे अगर आपको सपोज कीजिए 5 लाख रुपए की जरूरत है, आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया और उसने बोला चिंता मत कर, हो जाएगा काम, कल आकर ले जाइयो। अभी आए नहीं है पैसे, लेकिन इतना कहते ही आपको शांति पड़ गई कि मिल गया। तो ऐसे ही ब्रेन को सॉल्यूशंस पेपर पे लिखते ही शांति पड़ गई कि ये सॉल्यूशंस हैं, हो जाएंगे। अभी हुए नहीं है, हो जाएंगे, एक सर्टेनिटी आ गई। तो अनसर्टेनिटी से आप सर्टेनिटी में शिफ्ट हो गए, तो वहां पर ओवर थिंकिंग का लूप खत्म हो गया। और जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा एक साइकोलॉजी के साथ एक स्पिरिचुअलिटी होती है, कि जब सही वक्त आएगा तो ईश्वर अपने आप रास्ते बना देंगे। तो साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी पैरेलल चलते हैं, क्योंकि आप देखिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी क्या है, सब साइकी को ऑल्टर किया जाता है, ठीक है ना, कि आप सरेंडर कर दो। तो जो चीज आपके कंट्रोल से बाहर है उसे आप सरेंडर कर दो, कि ये चीज अभी जब भी मेरी जिंदगी में सॉर्ट आउट होगी, ऊपर एक सुप्रीम पावर है जिसकी मर्जी से होगी है। तो आपका ब्रेन हो गया शांत, क्योंकि हमारा जो टॉप क्राउन चक्रा है, तो वो हमारे ना एक हायर सेल्फ से कनेक्शन का एक सोर्स है। तो यानी कि हमारी साइकी पे इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में जब कोई एंटर करता है, तो सबसे पहले उसके विचार शांत होने लगते हैं, उसके एक्सपेक्टेशंस कम होने लग जाते हैं, वो सेटिस्फैक्शन आने लगता है, उसे पीस में चला जाता है, ग्रैटिट्यूड में चला जाता है, वो है ना, उसको फियर रिड्यूस हो जाता है। एंड उसको ना एक जो अटैचमेंट से अटैच टू डिटैच वाला एक कॉन्सेप्ट उसकी लाइफ में अपने आप ही एक्टिव हो जाता है। तो हम कहते हैं जो कंट्रोल से बाहर है वो ईश्वर की कृपा से अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इससे ओवर थिंकिंग आप खत्म कर सकते हैं। ये एक बहुत प्रैक्टिकल वे है। और क्विक हैक्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आप ना एक रबर बैंड पहन के रख लो यहाँ पर। जैसे आपने नोटिस किया ओवर थिंकिंग करते हुए उसको थोड़ा सा पुल करो, हल्का सा यहाँ पे हर्ट होगा, लेकिन क्या है, इसको कहते हैं पैटर्न इंटरप्शन टेक्निक। यानी कि आप जो ओवर थिंक कर रहे थे और एकदम से पेन सारा यहाँ शिफ्ट हो गया, तो पैटर्न इंटरप्ट हो गया। या आप ऐसे ही इस तरीके से अपने फिंगर को स्नैप करो, या फिर आप ना इस तरीके से माइंड में ऐसे बोलो स्टॉप। ये तो मैं भी आपको बोलकर बता रही हूँ, माइंड में स्टॉप बोलना है। या फिर एक वरी टाइम आप ना डिसाइड कर लो, कि आपने ना एक अपना वरी टाइम डिसाइड कर लिया कि मेरे 30 मिनट्स हैं, शाम को 6 बजे से 6:30 बजे तक, इस टाइम पर मुझे जो है ना चिंता करनी है। आप अपनी एक चेयर से भी एसोसिएशन कर लो, कि जिस टाइम आप कुछ भी ऐसा सोचेंगे तो आप एक पर्टिकुलर जगह बैठकर सोचेंगे, तो उससे एसोसिएशन हो जाएगा। फिर बाकी जगह आपका माइंड आपको फ्री कर देगा। तो ये भी बहुत ही, ये सारे ना शॉर्टकट्स हैं जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। पूरे दिन में कभी टेंशन होगी तो खुद ही दिमाग बोलेगा कि उस टाइम कर लेना, ठीक है ना, हाँ उस टाइम पर कर लेंगे। तो इससे ना रूट कॉज से प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी, लेकिन इससे वो जो हर समय एक बज आपके अंदर रहता है ना, वो खत्म हो जाएगा। और एटलीस्ट आप जहाँ हो वहीं होगे, हर वक्त उस थॉट की दुनिया में नहीं घूमते रहोगे। यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर इन योर लाइफ। जब आप ओवरथिंक, बिल्कुल, जब आप ओवरथिंक करते हैं ना, तो आपका माइंड ना आपको प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट करके एक ट्रिप पर ले जाता है।
हाँ, तो आप ना उस टाइम पर सबसे सिंपल ग्राउंडिंग टेक्निक जो हर जगह होती है वो होती है 5 4 3 2 1, यानी कि अब अभी हम इस रूम में हैं हाँ। तो 5 चीजें मैं कोई भी नोटिस करूं, क्या मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, मैंने हाँ। क्विकली 5 चीजें नोटिस कर ली। हाँ। फिर मैं 4 चीजें कोई भी फटाफट से टच कर सकती हूँ, तो मैंने Okay. टच कर लिया। ओके और फिर मैं 3 चीजें कोई भी सुन सकती हूँ, ओके है ना, कोई क्लॉक की साउंड Yeah. सुनी या कुछ भी ऐसा है। हाँ। एंड 2 चीजें मैं हाँ। कोई भी स्मेल करूं, और एक चीज अगर मेरे पास कुछ है अवेलेबल तो मैं मुंह में डाल लूं, टेस्ट करूं। तो पांचों सेंसेस को एंगेज कर कर Okay. ये ग्राउंडिंग टेक्निक है, यानी कि Wow. मेरा माइंड मुझे ले जा रहा था या तो फ्यूचर में हाँ। या फिर पास्ट में, हाँ। तो मैं प्रेजेंट में आ गई वहां से, मतलब मैंने उस ट्रिप से वापस से कम बैक कर लिया टू द प्रेजेंट। तो इससे बार बार जब आप उस लूप को ब्रेक करते हैं तो आपके ब्रेन को एक नई लर्निंग होती है कि ये मैटर नहीं करता मेरे लिए, और अब ना इससे मुझे डिस्कनेक्ट होना है। या फिर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आज जिसको मैं इतना टाइम और एनर्जी दे रही हूँ, हाँ। क्या ये आज से 1 साल बाद मेरे लिए मैटर करेगा? क्या ये इतना सिग्निफिकेंट है जिसके लिए मैं अपना इतना टाइम एनर्जी दे रही हूँ? राइट तो आपको ना ये क्वेश्चन पूछते ही, हाँ। या फिर आप ये पूछें कि ये जो हाँ। मेरा थिंकिंग पैटर्न है ये फैक्ट्स बेस है या फीलिंग बेस है। राइट जैसे ही आपने ये पूछा तो आपको क्लैरिटी आने लगती है कि अरे इसमें फैक्ट्स तो कुछ है ही नहीं, फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं। तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछकर आप हाँ। और ये ग्राउंडिंग टेक्निक से आप तुरंत उस ट्रिप से वापस लौट कर आ जाएं। और हर बार जैसे ही आप पैटर्न ब्रेक करेंगे कांस्टेंट हैमरिंग से आपका ब्रेन सीख जाएगा कि इट इज अनइम्पॉर्टेंट, मुझे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि जब इसी को नहीं पड़ी है तो मैं कहीं को उसको ट्रिप पे ले जा रहा हूँ बार बार, तो आपका ब्रेन आपको वो पास्ट की ट्रिप पर ले जाना बंद कर देगा, क्योंकि आप बार बार प्रेजेंट मोमेंट में ला रहे हैं ना। हाँ। तो ब्रेन को आप अच्छा, वो जैसे efforts लर्निंग नहीं देंगे, लेगा। हाँ, Okay. जैसे आप लर्निंग देंगे ब्रेन को, हाँ। ब्रेन आपको वैसे ही सर्व करेगा। तो अगर आज आपका ब्रेन आपका ठीक तरीके से सर्व नहीं कर रहा है तो आपने उसे गलत ट्रेनिंग दी है, अब चाहे वो गलत ट्रेनिंग शुरू में किसी और ने दी हो या आपने अब उसे कंटिन्यू करा हो, तो आप ट्रेन सही कीजिए, वो तो आपको सर्व करने के लिए, आपकी बॉडी भी आपका ब्रेन भी। राइट, आई थिंक ये आपका अपना डिसीजन है, आपकी फ्री विल है कि अब आपको क्या करना है। जो चाइल्डहुड में हुआ ठीक है, लेट्स ड्रॉप दैट नैरेटिव एंड वर्क ऑन आवरसेल्फ। दैट इज हाउ, एंड यू नो विद सच टिप्स, क्विक हैक्स, 5 चीजें आपने टच कर ली, कुछ स्मेल कर लिया, दिस इज कॉल्ड ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक, हाँ। वाओ, और आपने बहुत में आ गए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि पास्ट में जाकर ना किसी को ब्लेम शेम करने से कोई फायदा नहीं है, पर क्या होता है कि हमें ना हमेशा पीछे मुड़कर देखना ही पड़ता है अपने आज की तस्वीर को समझने के लिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को डीपली समझना चाहते हो तो आप जब तक पीछे झांक कर नहीं देखोगे, लंबी छलांग लगाने के लिए आपको पहले पीछे जाना पड़ता है, तब आप लगा पाते हो। अगर आपको अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है तो आप अपने जब तक चाइल्डहुड पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करोगे, ट्रॉमास को हैंडल नहीं करोगे, इमोशनल सप्रेशन को रिलीज नहीं करोगे, हो ही नहीं सकता। आप ऊपर से कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लोगे, लेकिन जिस तरीके से जैसे सीलन पे की दीवार है उस पे आप कितना भी बढ़िया पेंट लगा लो, लेकिन अगर आपने सीलन का ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो पपड़ियां उखड़ उखड़ कर आएंगी। तो इसलिए आपको ट्रीटमेंट सीलन का करना है, फिर नॉर्मल पेंट भी करोगे ना तो वो आपकी दीवार चमकेगी। तो यहाँ पर इसलिए मैं कहती हूँ कि पीछे जाना है, पर पीछे जाने का ये मतलब नहीं कि ब्लेम शेम करो कि मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, मुझे ऐसा घर नहीं मिला, या मेरे रिश्तेदार ऐसे थे। ब्लेम शेम नहीं, बट अंडरस्टैंड करो और उनके प्रति भी एक एम्पैथी रखो कि उनको भी उतनी ही लिमिटेड समझ थी। अगर उन्हें ज्यादा समझ होती तो वो आपको बेटर वे में हैंडल करते, लेकिन वो जब खुद की लाइफ को इतना अच्छे से नहीं हैंडल कर पाए तो आपको क्या हैंडल करते। जस्ट फॉरगिव। क्यों? क्योंकि जब तक आप दूसरे को माफ नहीं करोगे और बर्डन अपने सीने पे ढोके रखोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं एक ट्रैवल पे जा रही हूँ, मैंने ना बहुत हैवी बैकपैक ले लिया, अब मेरे को कितनी देर चल पाऊंगी मैं, तो उस बर्डन को मुझे रिलीज करना है और उसको रिलीज करने के लिए मुझे फॉरगिव करना है और फिर मुझे अपने ऊपर काम करना है। और सेम मैंने किया अपने ऊपर, इसीलिए आज मेरे से लोग पूछते हैं कि एक वो आपका सेल्फ और ये सेल्फ ऑपोजिट है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे एक फिल्मी स्टोरी हो। मैं बोलती हूँ आपको लग सकती है, क्योंकि जब भी कोई इंसान इतना ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो दूसरे लोगों की गलती नहीं हो, उनको फिल्मी स्टोरी लगती है। बट जिसने जिया होता है उसको पता होता है कि बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ये पॉसिबल है। आपको लगातार अपने आप को काम करना होगा अपने ऊपर, और फिर देखिए आप जो ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब वर्थ इट उतनी मेहनत करना। ये चीजें और हर एक को करनी चाहिए। वाओ, एंड आपकी बातें सुन के लग रहा है कि सब पॉसिबल है। 100% possible with the right guidance, you can achieve anything. You can control your emotional sensitivity, even if you're dealing with toxic people around you. Ma'am, this brings me to this question कि
अगर किसी के आसपास टॉक्सिक लोग हैं या मान लीजिए उनका स्पाउस टॉक्सिक है, अभी एक रिसेंटली हमने एक रील डाली थी विच इज गोइंग वायरल, और उसमें सारे कमेंट्स आ रहे कि मेरे पति ही टॉक्सिक है, आई एम लिविंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, किसी कारण मेरे इन-लॉज बहुत ख़राब हैं, तो उनके लिए वो कोई टिप्स हैं आपके पास कि वो कैसे जिएं अपनी डे टू डे लाइफ को विदाउट इफेक्टिंग देमसेल्फ, देयर वेलबींग, पीस को मेंटेन करें और उनके साथ भी एक रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए? बिल्कुल, देखिए हर इंसान के साथ ना टॉक्सिक पर्सन से डिटैच होना पॉसिबल नहीं है। इंडियन रेफरेंस में तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप डाइवोर्स ले लेंगे, क्योंकि आपके पास बच्चे हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज भी टॉक्सिक लोग मेंटेन नहीं करने देंगे। ये एक बुकिश कॉन्सेप्ट रह जाता है। लेकिन यहाँ पर ना आपको धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ानी होती है। जैसे आप अपना ग्रुप तैयार करना शुरू करें जो सपोर्टिव लोगों का ग्रुप है। तो जब आप अपने पीपल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो सामने वाला टॉक्सिक पर्सन दबता है, क्योंकि आपके पास भी एक आर्मी होती है जो आपको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल होती है। साथ के साथ आप अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहना यानी कि डेली आपके चेहरे पर धूल उड़ रही है और आपका चेहरा गंदा हो रहा है, तो आपको डेली बेसिस पर क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो अब उनके शब्द ही इतने कड़वे हो जाते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन से इतनी हाई हो जाती है कि आप बहुत डैमेज होते हो फिजिकली, मेंटली। तो अपनी लाइफ में मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि मेडिटेशन करने से आपका माइंड बहुत काम रहता है, आपके अंदर सेरोटोनिन की एक्टिविटी, हैप्पी हार्मोन्स के लेवल बढ़ते हैं। और इसीलिए हमने अपनी ऐप पर, जो हमारी डॉक्टर कशिका जैन ऐप है, जो iOS और एंड्रॉइड में फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए, उस पर बहुत ही सारे मेडिटेशन एंड अफर्मेशंस फ्रीली अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो घर बैठे अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं। तो मेडिटेशन जरूर करना चाहिए किसी भी पर्सन को। एंड साथ के साथ सबसे सिंपल है डीप ब्रीथिंग। जब भी कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन आपको कुछ कह रहा है तो एक डीप ब्रेथ लो और उसको बोलो ये इसका हैबिचुअल पैटर्न है, इट इज नॉट रिलेटेड टू मी। ये इंटरनल डायलॉग आपके सामने एक ग्लास बाउंड्री को क्रिएट कर देगा। एंड ऐसा लगेगा कि जैसे उसके वर्ड्स ना उस पर टकरा रहे हैं और वापस जा रहे हैं, और आप ना उससे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपने क्या बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि ये इसका हैबिचुअल पैटर्न है, दिस इज नॉट अबाउट मी। तो यानी कि आपने ये कहते डिटैच हो गया। और जैसे ही आप रिफ्यूज कर देते हैं किसी का भी कुछ भी ओपिनियन लेने से, तो आप अफेक्ट होना बच जाते हैं, क्योंकि आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप अपने किंगडम के पूरे प्रिंस प्रिंसेस हैं, है ना, पूरे किंग क्वीन है, तो आपके हाथ में है ये पावर कि आप उसे एंटर होने दें या ना होने दें। आपकी किलर स्माइल और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कि दिस इज नॉट अबाउट मी, इट्स हिज ओपिनियन और हर ओपिनियन। तो वो क्या है, उसको ना वो वर्ड्स उस पे बाउंस बैक करके जाएंगे। उसका तीर उसी को चुभेगा। क्योंकि अगर सपोज करो, लेट्स अज्यूम कि आप मुझे हर्ट करना चाह रहे हो और आपने बोला क्या स्टूपिड लेडी है, ऐसे बोल दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो अब मैंने अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को स्टूपिड मान रही हूँ, ठीक है। अगर लेकिन मैं इस बात पे हंस दी और मैं बोलने लगी प्रियंका क्या हो गया है, मूड खराब है या कोई गलती हो गई है यार, क्या बात है, ऐसे करके, या मैंने ऐसी किलर स्माइल देकर आपको बोला आर यू ओके, इस तरीके से, तो ये क्या किया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, लेने से मना कर दिया कि दिस इज नॉट अबाउट मी, ये तुम्हारा अपना वो है ओपिनियन। तो अब आप ऐसे लोगों के साथ घर में नहीं एकदम कर सकते, वो किलस जाएंगे आपसे, लेकिन अंदर तो बोल सकते हो, ठीक है ना, अंदर बोलो ना अपने। तो आपने डिटैचमेंट कर लिया। तो जब आप डिटैच कर लेते हैं तो फिर वो वर्ड्स पावरलेस हो जाते हैं और उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। नहीं किया आपने ना, आप अपने एब्जॉर्ब ही नहीं करी तो रिलीज भी नहीं करनी पड़ेगी। आगे आपने जैसे बताया एक वॉल आपने लगा ली, बिल्कुल, एंड यू जस्ट स्माइलिंग इन योर ओन वर्ल्ड, बिल्कुल। लेट देम। और उनको अपने प्लान्स कभी मत बताओ, क्योंकि वो आपके प्लान्स को चौपट करने में बहुत माहिर है। वो आपको डिस्करेज करेंगे कि आपके पास जो आइडिया है वो बिल्कुल बेकार है, आप किसी लायक नहीं हो। आप साइलेंट अपने आप को तैयार करो, अपने अंदर कोई स्किल्स डेवलप करो कि कल को अगर कोई एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर साथ में रहना पॉसिबल नहीं हुआ, तो इतने आप अंदर अंदर, जैसे डक होती है ना, अंदर अंदर पैडलिंग करती रहती है और ऊपर से स्मूथ चलती हुई दिखाई देती है, तो आप अंदर अंदर अपनी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ अपने अंदर ऐसा हुनर डेवलप करो जिससे कि आप अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ भी अर्न कर सको। क्योंकि अगर कभी उन लोगों का टॉक्सिक एटीट्यूड ज्यादा बढ़ गया और कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें कि आपको वहां से डिटैच होना पड़ा, अलग होना पड़ा, सेपरेट होना पड़ा, तो आपके पास अपना एक टैलेंट स्किल ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपका कुछ चल जाएगा, मतलब आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। और आई थिंक ये एक मेजर पॉइंट है कि आप बहुत सारे रिश्ते ढोते रहते हो क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, आप उन पे डिपेंडेंट हो।
मैं आपको कई सारी महिलाएं, बिल्कुल right. एक एग्जांपल देती हूँ। एक लेडी है और हाँ. उसके हस्बैंड बहुत टॉक्सिक हैं, हाँ. तो वो ना उसको रोज कुछ ना कुछ अब्यूसिव वर्ड बोलते हैं, किसी हम्म. ना किसी तरीके से उसको परेशान करते हैं। Okay. वो कितना भी रोले गिड़गिड़ा ले, कुछ हाँ. भी बोल दे, हाँ. लेकिन एक तो वो ना कोई भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं है उसका, हाँ, ऊपर से right. बच्चे भी हैं। तो मेरी एडवाइस पर ही मैंने उनको बोला, वो आप कुकिंग बहुत अच्छा करते हो तो आप एक काम करो, अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दो। तो उन्होंने पता है क्या करा, वो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए रसोई में स्टैंड पे अपना फोन लगा के वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। हाँ. वो आदमी आया और उसने लात मार दी उसमें। Oh God. उसका Because he knows कि हाँ, ये एम्पावर हो जाएगी तो वो हाँ, छोड़ देगी। बिल्कुल ठीक है। Oh, wow. तो इस तरीके से तो फिर मैंने उनको बोला, ये जब घर पे ना रहे आप तब वीडियो बनाओ, और अपने चैनल का नाम जो है ना, क्या कहते हैं, आप अपने नाम से मत रखो भी, आप वैसे रखो, बाद में चेंज कर लेना, ठीक है ना। आप बाद में, पहले आप अपने ना पूरा एक सपोर्ट ग्रुप बना लो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आप अभी भी वैसे भी जो आइटम है उसी पे फोकस करो, आपका चेहरा तो दिख नहीं रहा अभी, आपकी वॉइस जा रही है। लेकिन क्योंकि उसने आपको वीडियो बनाते हुए देख लिया और उसने ऐसी हरकत की है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, वो चाहता ही नहीं है वो ऐसे करके। तो आपको साइलेंटली अपने ऊपर वर्क करना होगा। बिल्कुल, जब आप साइलेंटली वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तब जाकर आप ना स्ट्रांग होंगे, तब जाकर आप ऐसे लोगों के सामने स्टैंड ले पाओगे। और धीरे धीरे आप बोलना शुरू करो, मतलब उनकी छोटी छोटी ऑर्डर्स को आप ना रिजेक्ट करना स्टार्ट करो, कि वो आपको हर बार जैसे उठा देते हैं, कुछ भी काम बता देते हैं, तो थोड़ा डिले रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करो। तो करो उनके काम, एकदम से आप बंद कर दोगे तो उनको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन आप डिले करना स्टार्ट करो, मतलब धीरे धीरे अपनी पावर को गेन करना स्टार्ट करो। इन सब से क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी पावर बढ़ती है। और अपनी टॉलरेंस पावर, अपने पेशेंस पावर को और बढ़ाने के लिए अपने आप को पैम्पर करो। और इस चीज़ को एक रेडिकल एक्सेप्टेंस कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आप होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं। ये होता है एक हेल्थियर वे ऑफ थिंकिंग। अच्छा। कि यानी कि मैं टॉक्सिक लोगों के साथ रहती हूँ, हाँ। ये मेरी रियलिटी है और ये मेरे लिए बहुत पेनफुल है, बट मैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं और मैं अभी इंडिपेंडेंटली कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकती, अभी सपोर्ट भी मेरे पास कम है, तो मेरा खुद का डिसीजन है यहाँ पर रहना, पर मैं अब अपने आप को हर दिन स्ट्रांग बना रही हूँ और मैं इन लोगों को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि इन लोगों के ओपिनियन, इन लोगों का डोमिनेंस मेरे ऊपर ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब मैं अपने लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ। ये क्या है? ये विक्टिम मेंटालिटी नहीं है, ये है आपके अंदर की स्ट्रेंथ का रिफ्लेक्शन आपके सोच में है। वॉरियर मेंटालिटी। एक हो गया ऐसा, अरे यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, कोई ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे रहेगा, तो मतलब मैं कैसे संभालूं, ये लोग तो मेरे को जान से मार देंगे, ये हो जाएगा, वो जाएगा। ये विक्टिम मेंटालिटी है, टिपिकल वे ऑफ थिंकिंग, ये पेन को आपके बढ़ाती है। तो हेल्थियर वे ऑफ थिंकिंग, जिसको हम नाम है इसका रेडिकल एक्सेप्टेंस कहते हैं। रेडिकल एक्सेप्टेंस से ना बहुत आसान हो जाती हैं चीजें, क्योंकि वहां पर ना आपको ये पता चल जाता है कि मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ यहाँ, क्योंकि अभी मेरा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है और मुझे अनहेल्दी वे में कोई अपना डेस्टिनेशन तलाश करना नहीं है, क्योंकि वो भी यूज करेगा और मुझे छोड़ देगा, ठीक है ना। तो मुझे गलत रास्ता भी नहीं अपनाना है, तो मुझे अपनी ही पावर बढ़ानी है। और ये कहने की बात होती है कि आप 2 दिन में एम्पावर हो जाते हैं, 2 दिन में कोई नहीं होता, आपको टाइम लगता ही लगता है। तो आप उस टाइम में अपने आप को पावरफुल बनाते रहो, और फिर जब आप एक पावर स्टेट में आ जाते हो तो टॉक्सिक लोग ना अंदर से दब्बू भी बहुत होते हैं। हाँ। जैसे वो आपको पावरफुल स्टेट में देखते हैं, वो आपसे दबना शुरू हो जाते हैं एकदम। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये एक लेडी का ही एग्जांपल है। तो वो शुरू में बहुत ही ज्यादा पैसिव, एकदम से डरी डरी से ऐसे, उसका हस्बैंड उस पर हमेशा हावी रहता था। अब वो शादी से पहले ट्यूशन पढ़ाती थी, तो अब शादी के बाद उसने उसके ट्यूशन व्यूशन सब बंद करवा दिए, तो क्योंकि वो चाहते ही नहीं ना कि स्ट्रांग रहे। तो फिर जब उसकी टॉक्सिक नेचर सामने आई और इवन उसके इन लॉज भी बहुत टॉक्सिक थे, तो मैंने जब वो मुझसे कंसल्ट कर रही थी तो वो अपनी सिस्टर की मदद ले रही थी। उसकी सिस्टर यूएस में रहती है और वो यहाँ इंडिया में रहती है, तो उसकी सिस्टर ही सेशंस करा दी थी, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे सेशंस कराने के। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनको बोला कि भाई आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास एक बिटिया है 4 साल की और मजबूरी है, ठीक है। वो तो सिस्टर की मेहरबानी है, तो वो आपके सेशंस भी करा दिए। तो आप क्या करो, आप ट्यूशन पढ़ाती थी ना, आप पढ़ाना शुरू करो। कह रही मैम मैं कैसे पढ़ाऊंगी? मैंने कहा वो काम पे कितने बजे जाता है? तो बोलने लगी वो काम पे इतने बजे से इतने बजे तक जाता है। आप पीछे पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ और अपने पैसे जोड़ो। धीरे 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 पहले आप कॉन्फिडेंस गेन करो, क्योंकि ब्रेक हो गया ना आपका। तो अभी आप एकदम से किसी स्कूल में नहीं जाके पढ़ा सकते, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। आप पहले 2-4 बच्चों से भी शुरू करो, कम पैसे भी आएंगे, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाएगा।
राइट। तो वो यही हुआ, उसने 6 महीने के अंदर अंदर अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस गेन कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि तुम यूट्यूब पर वीडियो बनाओ और अपनी नॉलेज को शेयर करो, अपना चैनल चलाओ, ठीक है। और उससे क्या होगा कि तुम धीरे धीरे घर बैठे कमाना शुरू कर दोगे, क्योंकि आदमी तुम्हें नौकरी पे तो जाने नहीं देगा, लेकिन तुम्हारे उसको कानों कान खबर भी नहीं होगी। और यही हुआ, उसने 1.5 साल में अपना जो सिल्वर बटन होता है वो भी हासिल कर लिया, सिर्फ 1.5 साल के अंदर अपनी टीचिंग से। और घर बैठे उसको यूट्यूब से इनकम भी आने लग गई है, और ट्यूशन के बच्चे भी पढ़ाती है, पीछे उसके 2 बैच भी बन गए। अपना बहुत अच्छी तरीके से अपना सब खा कमा रही है, और अब अपने हस्बैंड का सामना करने की हिम्मत बाय डिफॉल्ट उसमें आ गई। और जब वो पहली बार आपके पास आई थी और आज जब आती और है, अब वो बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसफॉर्म। अब वो मुझसे 1 महीने में एक बार कनेक्ट रहती है, कहती है कि मैम आपसे कनेक्टेड हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस अभी मेंटेन रहता है। मैं बंद करूंगी जब मैं फुली ऐसा हो जाऊंगी कि मैं बिल्कुल, अब मुझे लगेगा कि अब मतलब मैं संभाल लूंगी खुद को। तो पहले उसकी सिस्टर मुझसे जो है ना 10 दिन में एक सेशन कराती थी, अब मंथ में एक ड्यूरेशन हमने बढ़ा दिया है। अब वो 4-5 महीने में मुझे पूरी उम्मीद है कि खुद अपने मुंह से कह देगी कि अब मैम मैं अपने आप को खुद संभाल लूंगी। तो मुझे दूसरों को कॉन्फिडेंस देने में मजा आता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, मुझे कोई अपने पे डिपेंडेंट नहीं चाहिए। तो लेकिन आप ये देखिए जमीन आसमान का ट्रांसफॉर्मेशन, अब उसका आदमी उससे दबने लगा है, ठीक है ना, करने लगा होगा। यस। और अब मैंने उसको बोला था 2-3 महीने पहले की बात है कि अब आप डिस्क्लोज कर दो कि उसको। और घर में तमाशा हुआ, लेकिन उसने बराबर का पार्टिसिपेट किया, वो झुकी नहीं, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वो चुपचाप ऐसे सुन रही थी मूर्तिवत। और बिल्कुल आराम से नॉर्मली वो एपिसोड हुआ 2 दिन का। और उसने लास्ट में पति ने ही बोला कि अब तुम्हारे पर निकल गए, बदतमीज हो गई हो, ये हो गया, वो गया। मैंने कहा सब सुनो और खत्म, कुछ नहीं। अब वो उससे ना मुंह नहीं लगता, घमंड आ गया, मतलब जैसे हाँ कोई वो लड़की बहुत सारी बातें तो वही, घमंड आ गया, हाँ किसने अकल दी है। और बोला तो इतना फाउल लैंग्वेज भी कि कोई यार बना लिया क्या, उसने सजेशन दे दिया क्या। तो उसने बोला कि हाँ यार तो बनाया, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है कोई इस तरीके से ना। मतलब उसका कहने का मतलब मेरे को था कि कोई तो आ गया मेरी जिंदगी में, तो इस तरीके से। लेकिन उसने जैसे ही अपने मुंह खोलना शुरू किया, वो दबना शुरू हो गया। और आज उसको पता है कि ये 4 पैसे कमा रही है, अब ये मुझसे दब नहीं रही है। तो उसकी बदतमीजियों का लेवल दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, और उस लेडी का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो वो यही मुझसे कह रही थी जब लास्ट मंथ उसका सेशन हुआ था। तो अभी भी हमारा 28 तारीख को सेशन है उसके साथ। तो वो ये कह रही थी मुझसे कि जो है ना, आपने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया, मेरे लिए सपना था उस आदमी के सामने बोलना, कि मतलब उसने मुझे ऐसी चीप बातें भी कही, लेकिन मेरे पे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। कि मैम आप बिल्कुल 100% सही कह रहे थे कि तुम जिस दिन बोलना शुरू करोगी उसकी बातों का इफेक्ट तुम पे से खत्म हो जाएगा। और मैम ये चीज देखिए कि उसकी लाइफ में इतनी सारी अचीवमेंट्स आ गई, पर उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि वो उस आदमी के सामने खड़ी हो पाई। वो यही बोल रही थी, सच अ सैड रियलिटी ऑफ सोसाइटी, खास तौर से फीमेल्स के लिए झेल पाई वो, उसके लिए सोचिए वो उसकी अचीवमेंट है, बहुत ब्यूटीफुल चीज है। साथ साथ बहुत दुखी होने वाली बात भी है कि this is what we face, this is what women of our country are facing। सबसे बड़ा जो इसमें बहुत अच्छा वो रहा, वो ये रहा कि वो अपनी बेटी की परवरिश, जो छोटी सी बच्ची है उसके पास, उसकी परवरिश अच्छी तरीके से कर पा रही है। उसने बोला कि मैंने अपनी बेटी को वो सब चीजें जो नॉर्मली सोसाइटी बताती है, वो सब बतानी अभी से बंद कर दी है। मैं उसे कॉन्फिडेंस दे रही हूँ कि वो ताकि मेरी तरह दब्बू ना बने, इस तरीके से कि मेरे माँ बाप नहीं सिखा पाए थे किसी वजह से, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसी बने, क्योंकि हमारे घर में तो टॉक्सिक आदमी वैसे ही रहता है। और उसने तो एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों वेज में डिक्लेयर कर रखा है कि मैं कभी भी पूरी तरह से नहीं सुधरूंगा। हाँ, अब वो पंगे नहीं लेता मुझसे। अब वो ऐसा नहीं है कि बात बात पे जैसे पहले मुझे बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड, जैसे घर की नौकरानी को नहीं बोलते थे, बल्कि नौकरानी को भी आप ऐसे नहीं बोल सकते, वो भी चली जाएगी काम छोड़कर। बीवी की तो वो मजबूरी होती है कि वो तब भी नहीं जा सकती। तो स्ट्रांग हो गई है, स्टैंड लेना आ गया है, और वो टॉक्सिक आदमी कंट्रोल में आ गया है। ऐसा होता है। हम एक एपिसोड करेंगे महिलाओं के ऊपर जरूर, मतलब 100% बहुत ब्यूटीफुल बातें आप सिखाते हो लोगों को, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की लाइफ में। अगर आपको लगता है कि कुछ है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें मैम के साथ एक एपिसोड करना चाहिए, तो डू कमेंट अबाउट दैट। और एंड मैम, आपका इतना नोबल प्रोफेशन है, एवरी डे यू डील विद सो मेनी इशूज लोगों के, और फिर आप उसको सॉर्ट आउट करते हो, इतना मजा आता होगा। मतलब आई एम सो अमेज्ड टू नो दिस। हाउ डू यू फील बीइंग इन दिस प्रोफेशन? जब से मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है और मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में ये गॉड की फेवरेट स्पेशल चाइल्ड हूँ। क्योंकि मैं ना, एक होता है निमित्त बनाता है भगवान किसी को, भगवान सबके पास नहीं जा सकते, लेकिन किसी को जरिया बनाता है। तो मुझे हर दिन ये एहसास होता है कि मैं वो जरिया हूँ जो किसी के काम आ रहा है।
राइट। और मेरे को कितनी खुशी होती है, उसके लिए शब्द मेरे पास हमेशा ही कम पड़ जाते हैं। बस एक चीज़ है जिस एहसास के साथ मैं हर रोज़ अपने बिस्तर पर सोती हूँ, वो ये कि आज कृषिका तुमने अपना जीवन सफल कर दिया। और मुझे इतना सेटिस्फैक्शन रहता है कि अगले दिन में अगर मैं नहीं भी उठी, अगर ये मेरी ज़िंदगी का लास्ट दिन भी हुआ, तो मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी कर जा रही हूँ। क्योंकि हर दिन मुझे इतना प्यार मिलता है, इतना रिस्पेक्ट मिलता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब वास्तव में क्या भगवान मुझे, मतलब आपकी वजह से इतनी जो इज्जत और इतना ये मिल रहा है, कभी कहते हैं ना, क्या मैं वास्तव में इस काबिल भी हूँ इतना कि जो है ना कि इतनी इज्जत मिल रही है। मतलब बड़े से बड़े प्रोफाइल के लोग भी, चाहे वो हाथ जोड़ के झुकना या फिर, मतलब मुझे याद है कि एक ऑफिसर थे, वो मेरे कैबिन में एंटर करते ही और एकदम मेरे पैरों को छू के बोले कि आप मेरी भगवान हो। आप तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ महीनों का वेट करना पड़ा, बट आपके YouTube वीडियोस ने ना मेरी जिंदगी बचा ली। बिल्कुल, नहीं तो मैं आपके सामने बैठा नहीं होता। और बहुत सारे लोग आकर बोलते आप मेरी आखिरी उम्मीद हो। मतलब आप सोचो ना, पहले सेंटेंस में कोई आपको ये बोल रहा है कि आप मेरी आखिरी उम्मीद हो और आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ, तो हर दिन आप ना एक एहसास ऐसा होता है कि जिससे मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना मुझे इतनी खुशी का एहसास देता है, इतनी खुशी का एहसास देता है कि हर दिन ना, मतलब कहते हैं ना एक दीवानेपन वाली जो मस्ती होती है, वो चीज़, एक सेटिस्फैक्शन बहुत बहुत ही beautiful, ma'am. This is such a noble profession and you're doing it such gracefully. Congratulations to you on this. Thank you so much. Thank you. Great, ma'am. So I'll end the show with the question that what is your definition of a meaningful and happy life? देखिए, ये डेफिनेशन जो है ना मीनिंग फुल एक हैप्पी लाइफ की, जो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि मैं जहाँ पर भी हूँ, मैं कितने चेहरों पर एक मुस्कुराहट छोड़ने में सफल हो गई, तो मैं वास्तव में सफल हूँ। क्योंकि मैं सफलता पैसों से नहीं आती, और लाइफ का जो मीनिंग है वो मैं अपने आसपास के जो भी मेरे लोग हैं, उनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, वो मेरे साथ कंफर्टेबल है, वो मेरे लिए एक मीनिंगफुल लाइफ का पल है। क्योंकि मैं ना बहुत बड़ी लाइफ को कभी ऐसे प्लान नहीं करके चलती, क्योंकि मुझे पता है हर समय सिचुएशंस बदल रही हैं, लाइफ में इवेंट्स डिफरेंट हो रहे हैं, लोगों के मूड बदल रहे हैं, तो लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो मेरे लिए लाइफ सिर्फ एक मोमेंट में है। अगर आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं और हम हंस पा रहे हैं, तो मेरी लाइफ का मीनिंग सॉल्व हो रहा है, पर्पस सॉल्व हो रहा है, और मैं इस पल में सफल हूँ। तो मेरे लिए सक्सेस का मतलब और लाइफ का मीनिंग इतना ही है प्रेजेंट मोमेंट में, और ये मुझे बहुत हेल्प करता है। इसकी वजह से मैं नेचुरली प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ, मुझे एफर्ट्स नहीं करने पड़ते प्रेजेंट मोमेंट में रहने के। वाओ, ब्यूटीफुल मैम, आई थिंक दिस इज अमेजिंग, दिस कॉन्वर्सेशन वाज अमेजिंग। और मैं आपको सच बोलूँ, मुझे ना ऐसा लग रहा था शायद कुछ टेलीपैथी हो रही है। आप ना बहुत सारे आंसर्स दे रहे थे जो मेरी लाइफ से मुझे चाहिए थे, एंड आई डोंट नो हाउ यू वर आंसरिंग देम, कुछ गॉड्स वॉइस है या क्या है, आई डोंट नो, बट दिस कॉन्वर्सेशन वाज वेरी वेरी हीलिंग फॉर मी। आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, आपकी ऑरा इतनी अमेजिंग है, आई जस्ट लव्ड इट। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच प्रियंका, और आपके बारे में भी मेरे सेम ही व्यूज़ हैं। आप इतने प्यारे हो, और आप ना बहुत ही ज़्यादा अपने पॉडकास्ट के लिए ना, अपने वर्क के लिए इतना डेडिकेटेड हो, क्योंकि एक फ़ीमेल के लिए दिल्ली टू मेरे ट्रैवल करके आना, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना, ये वही फीमेल कर सकती है जो कमिटेड है, जो डेडिकेटेड है। जितने प्यारे आप सुंदर दिखते हो, उतना ही प्यारा आपका नेचर है। पहली बार आपसे मिलकर इतना पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पता नहीं बरसों की पहचान से और आराम से कैजुअली बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे भी ये पॉडकास्ट शूट करके, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आपको इस कंटेंट से कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर मिला होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलती है, हमें मदद मिलती है कि हम और बेहतर गेस्ट और कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।